ऐश इज टू वर्सेटाइल 91 से 100 तक। ऐश की किसी इंसान का पोकेमोन बनने की शर्त गैस्टली की उम्मीदों से कुछ हद तक परे थी, लेकिन ये तर्कसंगत भी लग रही थी। अगर गैस्टली, जो 1000 साल तक जीवित रहा हो और बोल सकता हो, उसका पोकेमोन बन जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मदद साबित होगा। दरअसल गैस्टली को यह भी पता था कि वह कितना दुर्लभ है। हालांकि घोस्ट टाइप पोकेमोन लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन 1000 साल तक जीवित रहने वाले पोकेमोन बहुत कम होते हैं। इन 1000 वर्षों में उसने अपनी शक्ति बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने कई उत्कृष्ट कौशल सीख लिए और यहाँ तक कि मानव भाषा बोलना भी सीख लिया। इसलिए 1000 वर्षों के बाद उसकी शक्ति केवल कुलीन स्तर की ही थी। गैस्टली ने ऐश के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अंततः ऐश और कन्या के भूत की निगाहों के सामने धीरे धीरे अपने सूर्य के समान शरीर को सिर हिलाकर सहमति दे दी। मैं सहमत हूँ नौजवान, तुम्हारा चरित्र वाकई अच्छा है। अगर तुमने यह न कहा होता कि जीतने पर भी तुम उसे शुद्ध करोगे तो मैं तुम्हारी शर्तें कभी नहीं मानता। उस वाक्य ने मेरा दिल जीत लिया और मुझे तुम्हारे चरित्र की सामान्य समझ भी मिल गई। इस तरह हारने पर भी तुम्हारा पोकेमोन बनना मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। गैस्टली ने इसे इस तरह समझाया, उसने ऐश की शर्तों को न केवल उस लड़की की वजह से माना, बल्कि ऐश के चरित्र के कारण भी माना। ये कह पाना कि वह हार या जीत की परवाह किए बिना उसकी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा, उसके चरित्र को साबित करने के लिए काफी था। ऐश के पीछे मिस्टी और उसके बगल में खड़े ब्रॉड थोड़े असमंजस में थे। क्या उसे पकड़ने की लड़ाई यूं ही शुरू हो गई थी? आखिर उन्होंने किन शर्तों पर चर्चा की थी? कन्या की आत्मा का शुद्धिकरण। हालांकि ऐश ने कहा कि वहां एक भूत था, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाए। क्या तुम उसे देखना चाहते हो? वह लड़की कैसी दिखती है? ऐश ने ब्रॉड और मिस्टी से पूछा। हालांकि मिस्टी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसके मन के डर पर काबू पा लिया। उसने ऐश को सिर हिलाकर सहमति दी, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। दूसरी ओर ब्रॉड उतना डरा हुआ नहीं था, वह अधिक जिज्ञासु था। एक पल रुको गैस्टली। ऐश ने गैस्टली से माफी मांगते हुए हाथ हिलाया, फिर अपनी हथेली मिस्टी के सुगंधित कंधे पर रख दी। अगले ही पल ऐश के शरीर पर एक नीली रोशनी चमकी और फिर धीरे धीरे मिस्टी में स्थानांतरित हो गई। मिस्टी ने अपने कंधे से अपने शरीर में एक गर्म धारा का प्रवाह महसूस किया। पल भर में उसका पूरा शरीर फ्रिलिश की तरह हल्का महसूस हुआ और उसका शरीर, जो मूल रूप से थोड़ा ठंडा था, तुरंत गर्म हो गया। क्या ये शक्ति आभा शक्ति है? जैसे ही ऑरा पावर को मिस्टी के शरीर में डाला गया, आखिरकार उसने उस लड़की को देखा जिसके बारे में ऐश बात कर रहा था। हालांकि उसका शरीर थोड़ा पारदर्शी था, फिर भी उसकी त्वचा की सफेदी साफ दिखाई दे रही थी और उसने जो पोशाक पहनी थी वह हवा में लहरा रही थी। उसके चेहरे पर कुछ दयनीय भाव थे। मिस्टी, जिसे पहले भूतों से थोड़ा डर लगता था, उस लड़की को देखते ही उसका डर तुरंत गायब हो गया। कितने सुंदर! क्या सभी भूत इतने सुंदर होते हैं? अगर ऐसा है तो भूत अब उतने डरावने नहीं लगते। हे, यह उसका मूल रूप है, इससे पहले कि वह द्वेष आत्मा या प्रतिशोधी आत्मा में परिवर्तित हो जाए। अगर उसकी हालत वाकई बिगड़ गई होती, ये तुम्हें इतना डरा देगा कि तुम डर के मारे पैंट गीली कर दोगी, छोटी बच्ची। गैस्टली ने एक तरफ से मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखों में भी कुछ हैरानी झलक रही थी। वह इस आभा शक्ति के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसके इतने सारे कार्य होंगे। किसी भी प्रकार की क्षमता न रखने वाली छोटी बच्ची को भूत देखने की अनुमति देना वास्तव में उल्लेखनीय है। इसके बाद ऐश ने ब्रॉड को भूत का रूप भी दिखाया। ब्रॉड तुरंत मोहित हो गया। ये वही लड़की थी जिसे उसने सम्मोहन के दौरान देखा था। सम्मोहन के प्रभाव के बिना भी वह शायद उस लड़की की ओर आकर्षित होकर यहाँ आ गया होता। ये तो कहा ही जा सकता है कि जेम्स के साथ वाकई बहुत अन्याय हुआ था, लेकिन ब्रॉड का यहाँ आना निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। उन दोनों को लड़की का रूप दिखाने के बाद ऐश उनके बीच से बाहर निकला और बोला, तुम दोनों थोड़ा दूर हट जाओ। बाद में होने वाली लड़ाई का दायरा थोड़ा बड़ा हो सकता है। एक हाई एलीट 4 लेवल की लड़ाई इस जगह को सीधे तौर पर नष्ट कर सकती है। एक एलीट की विनाशकारी शक्ति वाकई बेहद भयावह होती है। यदि एलीट 4 लेवल से ऊपर के ट्रेनर किसी अखाड़े में आधिकारिक मुकाबला करते हैं, तो दर्शकों की सीटों को प्रभावित होने से बचाने के लिए अखाड़े में बैरियर लगाना भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए मिस्टी और ब्रॉड स्वाभाविक रूप से जितना संभव हो सके उतनी दूर चले गए। रुको ऐश, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा पोकेमोन है जो इस गैस्टली का सामना कर सके? इसका लेवल कम से कम जिम लीडर के लेवल से ऊपर है। मिस्टी ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा। अभी तो वे ऐश की क्षमता और गैस्टली को पकड़ने की उसकी चौंकाने वाली इच्छा के बारे में उसके बयान से हैरान थे, लेकिन वे भूल गए कि गैस्टली का स्तर ऐसा नहीं था जिससे मौजूदा ऐश मुकाबला कर सके। ऐश का पिकाचू फिलहाल केवल मिड सुपीरियर लेवल पर था। वर्मिलियन जिम छोड़ने के बाद उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया था। सुधार की गति वास्तव में तेज थी, लेकिन गैस्टली की तुलना में ये बिल्कुल भी उसी स्तर पर नहीं थी। टोपी पहनना भी काफी नहीं होगा। एक सुपीरियर लेवल का जीव जिम लीडर लेवल के जीव का मुकाबला कैसे कर सकता है?
और जिम लीडर लेवल तो उनका सबसे कम अनुमान था, ये गैस्टली शायद उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर ऐश रुक गया, फिर गैस्टली से बोला, गैस्टली, तुम्हारा स्तर हाई एलीट 4 लेवल तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? मेरे पास जो सबसे ताकतवर पोकेमोन है वह सिर्फ सुपीरियर लेवल का है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या हम 2 बनाम 1 की लड़ाई लड़ सकते हैं? ब्रो और मिस्टी, नहीं, रुको, ऐश, तुमने क्या कहा? हाई एलीट 4 लेवल, क्या तुमने इसे गलत समझा? ब्रो ने घबराकर कहा। ऐश ने सिर हिलाते हुए कहा, हालांकि मेरा ज्ञान तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ऑरा के माध्यम से मेरी समझ और इन आंखों के अवलोकन से मुझे लगता है कि गैस्टली का स्तर पहले से ही हाई एलीट 4 लेवल पर है। तुम एलीट 4 लेवल के योद्धा से क्यों लड़ रहे हो? हार मान लो और इसे भूल जाओ, मिस्टी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। जिम लीडर लेवल पर लाइट बॉल पहने हुए पिकाचू के अचानक पावर अप होने की 0.1% संभावना हो सकती है, लेकिन किसी कुलीन वर्ग से लड़ना, अगर आपका पिकाचू सेल्फ डिस्ट्रक्ट का इस्तेमाल भी कर ले तो भी वह नहीं जीतेगा। हे, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम एक साथ 7 पोकेमोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हारा पोकेमोन बन जाऊंगा। गैस्टली भी हंस पड़ा, उसे ऐश के 2 बनाम 1 के प्रस्ताव की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि पोके बॉल के कारण अलगाव था, लेकिन गैस्टली की विशेष संवेदी क्षमता के कारण वह यह महसूस कर सकता था कि ऐश पर सबसे शक्तिशाली केवल उसके बगल में मौजूद इलेक्ट्रिक माउस ही था। बाकी सभी पोकेमोन जो एक साथ बंधे हुए थे उससे उसे कोई खतरा नहीं था। हालांकि वह इलेक्ट्रिक माउस उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी वह उसे हरा नहीं सका। यही एक कारण था कि गैस्टली ऐश की बात मानने के लिए तुरंत तैयार हो गया। अगर तुम्हारे सारे पोकेमोन मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते तो तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? अगर आप जीत नहीं सकते तो आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा, है ना? ये सुनकर ऐश ने सिर हिलाया, फिर अपने कंधे पर बैठे राल्स की ओर देखा। मैं तुम्हें नेतृत्व के लिए चुनता हूँ, राल्स। रालू, रालू, रालू। राल्स ने अपनी छोटी उंगली से खुद की ओर इशारा किया। एक पल के लिए उसे विश्वास करना मुश्किल लगा। क्या उसे इतने महत्वपूर्ण युद्ध में नेतृत्व सौंपा जा रहा था? लेकिन चूंकि यह ऐश का काम था, इसलिए उसे निश्चित रूप से इसे करना ही था। राल्स सीधे ऐश के कंधे से जमीन पर उतरा और फिर जोश से गैस्टली पर चिल्लाया। आखिर सोच क्या रहा है? राल्स अभी तक किरलिया में विकसित भी नहीं हुई है। उसे एलीट 4 लेवल के गैस्टली से लड़ने देना। आमतौर पर ऐश ऐसा नहीं करता, वह राल्स को सबसे ज्यादा प्यार करता है। मिस्टी को ऐश का तरीका समझ नहीं आया। राल्स टीम में एक छोटी राजकुमारी की तरह थी। हालांकि उसका प्रशिक्षण भी उतना ही कठिन था और वह लड़ाइयों में भी लगनशील थी, फिर भी ऐश उसे आमतौर पर किसी भी अपेक्षाकृत कठिन लड़ाई में नहीं भेजता था। जिन लड़ाइयों में अपने स्तर से ऊपर की लड़ाई की आवश्यकता होती थी, उनके लिए ऐश आमतौर पर पिकाचू, चारमंडर और अन्य पोकेमोन को भेजता था। टीम में राल्स की भूमिका अस्थायी रूप से केवल एक प्यारे से पोकेमोन की थी। लेकिन अब एलीट 4 लेवल के गैस्टली का सामना करते हुए ऐश ने उसे आगे बढ़ने दिया। इसका क्या मतलब है? क्या वह राल्स को थोड़ा कष्ट देना चाहता है? इसका क्या मतलब है? एक छोटी बच्ची को आगे बढ़ने देना? नौजवान, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। अगर उसे कहीं चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। चिंता मत करो, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा पाओगे। राल्स, दूरदर्शिता का प्रयोग करो। ऐश के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसने आदेश दिया। दूरदर्शिता की क्षमता घोस्ट टाइप पोकेमोन को अपना असली रूप प्रकट करने की अनुमति देती है, जिससे फाइटिंग टाइप और नॉर्मल टाइप मूव्स घोस्ट टाइप पोकेमोन को हिट कर सकते हैं। सामान्य तौर पर राल्स के लिए दूरदर्शिता सीखना असंभव है, लेकिन उसका ये राल्स कई तरह के कौशल जानता है। अपने प्रारंभिक रूप में ही उसने अनगिनत कौशल सीख लिए हैं। इनमें से कई ऐसे कौशल हैं जिनके बारे में समूह के बड़े अधिकारियों का कहना था कि राल्स के लिए उन्हें सीखना असंभव है, फिर भी राल्स उन्हें सहजता से इस्तेमाल कर सकती है। यही इस राल्स की विशेषता है। राल्स की आंखों में प्रकाश की चमक कौंधी, उसके बाल बिना हवा के हिलने लगे और एक अकथनीय शक्ति ने गैस्टली के शरीर को घेर लिया, जिससे गैस्टली का कुछ हद तक मायावी शरीर ठोस हो गया। दूरदर्शिता, तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे शारीरिक रूप से सक्षम बना दिया? क्या तुम अब भी मेरे खिलाफ नॉर्मल टाइप और फाइटिंग टाइप मूव्स का इस्तेमाल करना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। गैस्टली की आवाज़ शांत और सहज थी। ये स्पष्ट था कि वह बहुत शांत था और उसका हमला करने का कोई इरादा भी नहीं था। ऐश ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहा कि वह राल्स को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वास्तविकता में ये स्पष्ट रूप से असंभव था। जरा सी भी हरकत से राल्स गिर जाता, इसलिए वह राल्स के हमले का इंतजार कर रहा था। किसी भी हालत में वह इस छोटे से साथी को एक बार हमला करने देगा और फिर पलटवार करेगा, अन्यथा ये हद से ज्यादा दादागिरी होगी। नतीजतन ऐश ने राल्स को फोरसाइट स्किल का इस्तेमाल करने दिया। इस स्किल का उसके खिलाफ क्या फ़ायदा है? फाइटिंग टाइप और नॉर्मल टाइप को भूल जाए। भले ही ऐश के पास कोई ऐसा पोकेमोन होता जो उसका मुकाबला कर सकता, वह उसका प्रतिद्वंदी नहीं होता। तो दूरदर्शिता वास्तव में पूरी तरह से बेकार है।
जैसे ही गैस्टली यह सोच रहा था, ऐश ने राल्स को इशारा किया। ठीक है राल्स, वापस आ जाओ, तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। राल्स ने हैरानी से अपना छोटा सा सिर झुकाया। क्या उसने सिर्फ एक कौशल का इस्तेमाल करके अपना मिशन पूरा कर लिया? लेकिन उसने ट्रेनर की बात मान ली और ऐश के पास वापस आ गई। जैसे ही वह ऐश के कंधे पर कूदने वाली थी, ऐश ने उसे उठाकर पिकाचू पर बिठा दिया। पिकाचू, राल्स को थोड़ा और दूर ले जाओ। पिका, क्या तुम वो प्रदर्शन करने वाले हो? प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? इसे तो एक लंबे समय से लंबित व्यक्तिगत अभ्यास माना जाना चाहिए। ऐश ने आंखें घुमाई और कुछ असंतुष्टि के साथ कहा। पिकाचू पिका, फिर हम एक तरफ जाकर आपका प्रदर्शन देखेंगे। पिकाचू राल्स को गोद में उठाकर मिस्टी और ब्रॉर की ओर दौड़ा। पिकाचू का शरीर छोटा होने के बावजूद राल्स को ले जाते समय वह बिल्कुल भी नहीं डगमगाया, एकदम शांत और सहज दिख रहा था। जब मिस्टी और ब्रॉर ने पिकाचू और राल्स को लौटते देखा तो वे एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। उन्हें धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐश क्या करना चाहता है। पहले फोरसाइट का इस्तेमाल किया, फिर पिकाचू को भी पीछे हटना पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐश के पास कोई और पोकेमोन हो जो गैस्टली का मुकाबला कर सके? और यह उस तरह का पोकेमोन होना चाहिए जिसके लिए पहले गैस्टली को स्थिर करने के लिए फोरसाइट का उपयोग करना आवश्यक हो। अचानक मिस्टी को कुछ याद आया और ऐश को देखते हुए उसकी आंखों में जो भाव थे वे बेहद अजीब हो गए। बिल्कुल नहीं, ये वह स्थिति नहीं हो सकती जिसके बारे में वह सोच रही थी, है ना? युवक, अब तुम कौन से पोकेमोन भेजने वाले हो? क्यों न सबको एक साथ भेज दो? समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैस्टली ने अपने 2 हाथ प्रकट किए और जम्हाई लेने का इशारा किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐश ने राल्स को सिर्फ एक चाल चलने के बाद भागने क्यों दिया, लेकिन वह ये भी समझ रहा था कि ऐश ने क्यों कहा कि वह राल्स को चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर वह पहले ही मैदान छोड़ चुकी थी तो वह उसे चोट कैसे पहुंचा सकता था? हालांकि इसे इस तरह खींचना भी झंझट भरा था। ऐश के पास पिकाचू और राल्स के अलावा 5 पोकेमोन बचे थे। उसे नहीं पता था कि ऐश कौन सी रणनीति अपनाना चाहता है, इसलिए उसने ऐश को अपने सारे तरीके सीधे सीधे दिखाने दिए। असीम शक्ति के सामने कोई भी रणनीति व्यर्थ है। ऐश ने अपनी गर्दन चटकाई, अपनी कलाई घुमाए और धीरे धीरे आगे बढ़ा। चिंता मत करो, इतने लोगों की जरूरत नहीं है। मैंने 2 बनाम 1 कहा था, तो 2 बनाम 1 ही होगा। राल्स मैदान से बाहर है। अब मंच पर आने वाला है पैलेट टाउन का ऐश। कृपया सूचित करें। ऐश ने अपनी मुट्ठियां भींची और उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। एक गहरे नीले प्रकाश ने उसे घेर लिया। उसकी हल्के नीले रंग की जैकेट हवा में लहराने लगी और ऐश से एक के बाद एक झटकेदार तरंगें आसपास की ओर बढ़ने लगी, जिससे रेत और पत्थरों के बादल उड़ने लगे। प्रशिक्षक वार्म अप कर रहा है। प्रशिक्षक युद्ध में उतरने वाला है। गैस्टली, रुको रुको रुको। तुमने जिस 2 बनाम 1 मुकाबले का जिक्र किया है उसमें से एक 2 तुम हो। 2 बनाम 1 का मतलब है 2 पोकेमोन बनाम 1, है ना? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ 2 पोकेमोन का इस्तेमाल करूंगा। ऐश मुस्कुराया। उसके सफ़ेद दांत अंधेरी रात में एक चमकती रोशनी की तरह चमक रहे थे। ये सुनकर गैस्टली का चेहरा काला पड़ गया, हालांकि वह पहले से ही काला था। सच कहूं तो उसने ऐश के मैदान में उतरने की संभावना पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। क्या किसी प्रशिक्षक का युद्ध में उतरना एक मजाक नहीं है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। पोकेमोन की लड़ाइयों में इंसानों को दखल देने का अधिकार कब से मिल गया? हालांकि पोकेमोन की लड़ाइयों में इंसानों के दखल न दे पाने का मुख्य कारण ये था कि उनका कमजोर शरीर इसमें शामिल नहीं हो सकता था। एक साधारण स्तर का पोकेमोन भी एक कुशल इंसान के लिए काफ़ी था, भला वे पोकेमोन के साथ एक ही मंच पर कैसे मुकाबला कर सकते थे। लेकिन अगर वह ऐश होता तो बात ही अलग होती। ऐश को देखते ही गैस्टली तुरंत पीछे क्यों हट गया और उसने मुआवजा देने का संकेत भी क्यों दिया? गलती पर होने के अलावा इसका एक और कारण ऐश से निकलने वाली खतरे की हल्की सी आभा भी थी। वह अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था जिससे कन्या की आत्मा के लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए उसने तुरंत पीछे हटने का विकल्प चुना। अंत में उनका आमना सामना हुआ। ये सोचकर गैस्टली का सिर दर्द करने लगा। ऐश के अप्रत्याशित कदम ने उसकी स्थिति को, जो मूल रूप से ऐश का पोकेमोन बनने की ओर नहीं ले जाने वाली थी, खतरे में डाल दिया। चलो शुरू करते हैं गैस्टली। दूसरा दौर। अरे वाह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझे पहले बस उसे प्रभावित करने का डर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे डरता हूं। अगर तुम्हें गंभीर चोट लगती है तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मुझ पर हमला करो। इस समय ऐश के शरीर में ऑरा पावर पूरी तरह से सक्रिय थी। 1 महीने पहले की उसकी अनाड़ीपन की तुलना में वह अब ऑरा के उपयोग में बहुत कुशल हो गया था। इस साइट का डोमेन नाम याद रखें, ताइवान के उपन्यासों के लिए पसंदीदा विकल्प can.com। बेहद विश्वसनीय। हालांकि वह अभी भी समूह में मौजूद ऑरा गार्डियन से मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन एलिट 4 लेवल के गैस्टली से निपटना। हे, मुझे तुम्हारे खिलाफ थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। सबसे पहले
गैस्टेली ने कहा, और अचानक उसके शरीर से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल गैस्टेली के शरीर में परिवर्तन आ गया। अपनी मूल गैसीय अवस्था से ये 2 पैरों, 2 हाथों और गहरे लाल रंग की आंखों वाले पोकेमोन में परिवर्तित हो गया। गैस्टेली का अंतिम विकास। जेंगर 1000 साल पुराने किसी अनुभवी पोकेमोन के लिए विकास और अवनति की क्षमता सीखना एक साधारण सी बात थी। एक पोकेमोन अपने विकास के समय को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अवनति सीखना कोई साधारण बात नहीं थी। केवल मिलेनियम गैस्टेली ही इस तरह का चमत्कारिक कारनामा कर सकता था। आमतौर पर वह गैस्टेली रूप में ही रहता था, लेकिन युद्ध के दौरान जेंगर का रूप धारण कर लेता था। उसकी कई क्षमताओं में सुधार भी किया जा सकता था। हालांकि उसने लंबे समय से लड़ाई नहीं लड़ी थी। न जाने कितने वर्षों बाद उसका प्रतिद्वंदी वास्तव में एक इंसान था। गेंगर में रूपांतरित होने के बाद he clasped his hands together and a dark energy ball instantly appeared in his hands, which he then blasted out. शैडो बॉल। ये शैडो बॉल अभी अभी टीम रॉकेट तिकड़ी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की गई शैडो बॉल से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। टीम रॉकेट तिकड़ी को उड़ाने वाली शैडो बॉल ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पीछे धकेलने के लिए ही काफ़ी थी, लेकिन इस शक्ति की शैडो बॉल अगर किसी को लग जाए तो उसकी जान ले सकती है। शक्तिशाली शैडो बॉल आकाश को चीरती हुई, सीटी बजाती हुई ऐश की ओर बढ़ी। ऐश बिना चकमा दिए या उससे बचते हुए वहीं खड़ा रहा, केवल तभी हिला जब शैडो बॉल बिल्कुल उसके सामने आ गई। उसने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की, अपनी मुट्ठी को कमर तक खींचा और फिर एक जोरदार मुक्का मारा। बैंग। वह शैडो बॉल, जो देखने में स्टील को भी कुचलने वाली लग रही थी, वास्तव में ऐश के मुक्के से टुकड़ों में बिखर गई। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा हवा में फैल गई। शैडो बॉल का इस्तेमाल करते हुए गेंगर पूरी तरह से अचंभित रह गया। धिक्कार है, उसके पूरे बल से किए गए शैडो बॉल को नंगे हाथों से रोकना। क्या तुम सरासर धोखा दे रहे हो? हालांकि उसका वर्तमान स्तर हाई एलीट 4 लेवल था, लेकिन वह न जाने कितने वर्षों से इस स्तर पर था। साधारण एलीट 4 पीक भी आमने सामने की लड़ाई में उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते, और वह विशेष रूप से गेंगर में विकसित हो चुका था। नतीजतन ऐश के जोरदार मुक्के से ये शैडो बॉल चकनाचूर हो गई और ऐश काफ़ी आराम से दिख रहा था। हे, क्या यह आदमी सच में इंसान है? अब मेरी बारी है, ऐश ने कहा और अपने हाथों को अपनी कमर पर रख लिया। तभी वहां एक गहरे नीले रंग का ऊर्जा गोला संघनित हो गया, ऑरा स्फीयर। हाँ, ऐश की चीख के साथ ही ऑरा स्फीयर बाहर निकल आया। अंधेरी रात में ऐश द्वारा छोड़ा गया ऑरा स्फीयर एक छोटे सूरज की तरह था, जिसने पूरे मेडेंस पीक को रोशन कर दिया। गेंगर ने जल्दी से हवा में उड़ना और चकमा देना शुरू कर दिया, लेकिन ऑरा स्फीयर में होमिंग ट्रैकिंग की क्षमता प्रतीत हो रही थी, जो उसका पीछा कर रही थी और दूरी भी कम होती जा रही थी। ये देखकर गेंगर ने चकमा देना छोड़ दिया। उसके हाथ में एक गहरे काले रंग का ऊर्जा गोला प्रकट हुआ और उसने मुड़कर परछाई का गोला फेंका। परछाई का गोला हवा में ही आभा गोले से टकराया, जिससे एक जोरदार गर्जना हुई। बूम! एक भयानक भूकंपीय लहर हवा में फैल गई। मिस्टी, ब्रॉ और अन्य लोग, जो युद्ध क्षेत्र से सैकड़ों मीटर दूर जमीन पर थे, ने एक जोरदार झटका महसूस किया। इतनी दूरी से उस शक्ति के प्रभाव को महसूस कर पाने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट के केंद्र में उसका प्रभाव और विस्फोटक शक्ति कितनी जबरदस्त रही होगी। हवा में मौजूद गेंगर राहत की सांस ले पाता, उससे पहले ही घने धुएं से अचानक एक गहरे नीले रंग का एनर्जी बॉल निकला और फिर गेंगर की भयभीत निगाहों के सामने उसने सीधा निशाना साधा। बूम! हवा में दूसरा विस्फोट हुआ और गेंगर की आकृति धीरे धीरे नीचे गिर गई। राल्स की दूरदर्शिता पहले एक जाल बन गई थी। फोरसाइट का उपयोग क्यों करें? क्योंकि ऑरा स्फीयर एक फाइटिंग टाइप मूव है। इसके अलावा ऐश की पूरी ताकत उसकी मार्शल आर्ट में निहित थी। वह ऑरा को अन्य प्रकार के हमलों में परिवर्तित कर सकता था, लेकिन वह इसमें निपुण नहीं था। ऑरा और मुक्कों से लड़ना ही उसकी असली ताकत थी। इसलिए ऐश ने शुरू से ही योजना बना रखी थी कि राल्स दूरदर्शिता का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को प्रकट करेगा और फिर वह उसे समाप्त कर देगा। समूह में चैंपियन ऐश द्वारा यही तरीका प्रस्तावित किया गया था। जब किसी अजेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना हो और यदि यह कोई आधिकारिक लड़ाई न हो, तो कुछ अपरंपरागत रणनीति के बारे में भी सोचा जा सकता है। आधिकारिक लड़ाइयों में ये शर्त होती है कि प्रशिक्षक युद्ध में भाग नहीं ले सकते, इसलिए वास्तव में पैंतरेबाजी के लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। लेकिन असल दुनिया में किसने कहा कि पोकेमोन को पकड़ना केवल पोकेमोन के द्वारा ही किया जा सकता है? जब ऐश ने पहली बार पिकाचू को पकड़ा था, तो क्या उसने अपने मुक्कों और पैरों का इस्तेमाल नहीं किया था? अब एक ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए जिसे उसके हाथ में मौजूद पोकेमोन हरा नहीं सकते थे, स्वाभाविक रूप से उसके तुरुप के पत्ते को मैदान में उतारने का समय आ गया था। और ये तुरुप का पत्ता खुद ऐश था। चैंपियन ऐश के सुझाव के कारण ही ऐश ने गैस्टेली को पकड़ने के लिए लड़ाई की शर्त रखने का विकल्प चुना। उनमें से समूह में मौजूद ऑरा गार्जियन ने उसे ये भी याद दिलाया कि ऑरा पावर की शक्ति सहित फाइटिंग टाइप मूव्स गेंगर को हिट नहीं कर सकते। घोस्ट टाइप वास्तव में ऑरा का एक स्वाभाविक प्रतिकार है, लेकिन इसका भी एक समाधान है।
इसके लिए केवल फोरसाइट नामक मूव का उपयोग करना आवश्यक है। भले ही ऐश के राल्स को फोरसाइट मूव के बारे में पता न हो, फिर भी उसके पास रियोलू था। रियोलू अभी तक लड़ने की स्थिति में नहीं पहुंचा था, लेकिन अगर उसे केवल फोरसाइट का उपयोग करना था तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन चूंकि राल्स को फोरसाइट आती थी, इसलिए रियोलू को मैदान में उतरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे पोके बॉल में ही रहना चाहिए और अपनी चोटों से ठीक से उबरना चाहिए। धिक्कार है, बहुत दर्द हो रहा है। गेंगर आखिरकार ऑरा स्फीयर के प्रभाव से तब उबर गया जब वह जमीन पर गिरने ही वाला था और फिर से हवा में तैरने लगा। इस समय उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। ये दर्द तब भी था जब शैडो बॉल से ऑरा स्फीयर कमजोर हो चुका था। अगर सीधा प्रहार होता तो उसका अनुमान था कि वह वहीं पर मर चुका होता। एक बार फिर ऐश ने एक बार फिर अपनी कमर पर एक ऑरा स्फीयर बनाया। उसकी आक्रमण शक्ति को देखते हुए अगर इस बार यह गेंगर को लग जाए तो लड़ाई लगभग खत्म हो जाएगी। तभी अचानक गेंगर का शरीर प्रकाश की एक परत से ढक गया। अगले ही पल प्रकाश से एक चमकती हुई आकृति बाहर निकली। ऐश का हाथ, जो ऑरा स्फीयर को संघनित कर रहा था, रुक गया और फिर उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। क्या? दूर से मिस्टी और ब्रॉन ने उस आकृति को देखने के बाद उनके चेहरे भी बेहद हैरान करने वाले भावों से भर गए थे। हो यहाँ कैसे हो सकता है? जी हाँ, सबके सामने प्रकट होने वाला कोई और नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं का प्रसिद्ध राक्षस हो था। हो के अचानक प्रकट होने से सभी लोग चौंक गए, जिनमें ऐश भी शामिल था, जो युद्ध के बीच में था। आकाश में उड़ता हुआ इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगाता हुआ हो नीचे की ओर गोता लगाता हुआ ऐश की ओर बढ़ा। अचंभित ऐश अचानक होश में आ गया। उसके हाथ में बन रहा ऑरा स्फीयर गायब हो गया और फिर वह लुढ़क गया, जिससे वह हो के हमले से बाल बाल बच गया। इस समय तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो अचानक यहाँ आकर उस पर हमला क्यों कर रहा है। गेंगर कहाँ गया? कुछ तो गड़बड़ है। ऐश ने मुड़कर उस हो को देखा जो पहले ही पलट चुका था और फिर से उसकी ओर दौड़ रहा था। इस समय ऐश का दिमाग अविश्वसनीय रूप से एकाग्र था। उसकी अंतर्दृष्टि शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और उसके सामने मौजूद हो के बारे में सच्ची जानकारी उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। ये हो नहीं है, ये भेस बदला हुआ गेंगर है। अब तो पता लगाने में बहुत देर हो चुकी है। ऐश की ओर अत्यंत गति से दौड़ रहा हो अचानक गेंगर के रूप में वापस बदल गया और उसके हाथ में एक बना हुआ शैडो बॉल भी था। इतनी दूरी से तुम बच नहीं पाओगे, गेंगर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा और बेहद करीब से शैडो बॉल को आगे की ओर फेंका। पलक झपकते ही शैडो बॉल ऐश तक पहुंची और फट गई। बूम! अल्पविराम। ऐश का नाम चिल्लाते हुए मिस्टी की पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इतनी दूरी से शैडो बॉल लगने पर उसका बिना चोट खाए बच जाना नामुमकिन था। ये भी ध्यान देने योग्य है कि गेंगर एक उच्च स्तरीय योद्धा था, जो एलीट 4 के स्तर का था। हालांकि शुरुआत में वे इस बात से हैरान थे कि ऐश गेंगर को सीधे मुकाबले में कैसे दबा सकता है, लेकिन इस बार गेंगर ने ऐश की कमजोरी का फायदा उठा लिया था। आक्रमण के मामले में ऐश अपनी ऑरा पावर के साथ बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन रक्षा में जैसे जैसे धुआं धीरे धीरे छंटता गया, आकाश में मौजूद गेंगर नीचे की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। अगर ऐश में अभी भी लड़ने की क्षमता होती, वह एक और जोरदार प्रहार करेगा। ऐसे समय में तो ढिलाई बरतने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वरना वो पकड़ा जाता। 1000 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद अगर वह सचमुच किसी के हाथों पकड़ा जाता तो वह निश्चित रूप से इसकी आदत नहीं डाल पाता। तुम कहाँ देख रहे हो? गेंगर के पीछे से एक धीमी सी आवाज आई। गेंगर का चेहरा सख्त हो गया और उसने जल्दी से अपना शरीर आगे बढ़ाया। ऐसे समय में पीछे मुड़कर देखना वाकई एक मूर्खतापूर्ण कदम था। ये जानते हुए भी कि विरोधी पीछे है, पीछे मुड़ना क्या इससे बचने का उसका एकमात्र मौका भी खत्म नहीं हो जाएगा? हालांकि गेंगर की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन ऐश की मुट्ठी उससे भी तेज थी। जैसे ही गेंगर आगे बढ़ा, उसने एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी ऑरा प्रकाश से चमक रही थी और गेंगर की पीठ पर जोर से जा लगी। बैंग! हवा में एक दृश्यमान शॉकवेव फैल गई और गेंगर एक उल्कापिंड की तरह सीधे नीचे गिर गया। बूम! गेंगर एक जोरदार दहाड़ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अनगिनत मलबे के टुकड़े बिखर गए और ठोस जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। ऐश हवा से नीचे गिरी और दोनों पैरों पर मजबूती से जमीन पर उतरी। उसने अपने पेट पर पड़े फटे पुराने कपड़ों को देखा और खुद को कुछ हद तक भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्यवश जब वो ऊपर से उड़ रहा था, तब वह हर समय अपनी सुरक्षा के लिए ऑरा पावर का इस्तेमाल कर रहा था। अन्यथा अगर उसे पहले ही शैडो बॉल लग जाती तो उसे वास्तव में कुछ चोटें लग सकती थीं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे गेंगर के विराम के क्षण का फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। एक बार जब गेंगर हिलना डुलना शुरू कर देता है तो भले ही उसकी ताकत गेंगर से अधिक हो, गेंगर से निपटना आसान नहीं होगा। इस तथ्य को देखते हुए कि गेंगर हो में भी रूपांतरित हो सकता है, उसके पास और भी कई तुरुप के पत्ते हो सकते हैं।
लेकिन चाहे उसके पास कितने भी तुरुप के पत्ते हों, गेंगर अब हार चुका था और वह उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। दूर हवा में तैरती हुई युवती ने गेंगर को गिरते देखा और तुरंत उसके पास पहुंचकर चिंता भरी निगाहों से उसे देखने लगी। वह गेंगर को छूना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर के आर पार चला गया। ये देखकर उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। चिंता मत करो, वह ठीक है। उसने बस लड़ने की क्षमता खो दी है। उसके शरीर में मौजूद आभा को देखकर लगता है कि वह थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। ऐश गेंगर के पास गया और लड़की को दिलासा दिया। ऐश, क्या तुम ठीक हो? लड़ाई खत्म होते देख मिस्टी और ब्रो अभी दूर से दौड़कर आए। मिस्टी ने ऐश के पेट को छूकर यह सुनिश्चित किया कि उस पर कोई चोट तो नहीं है। मेरा क्या होगा? गेंगर तो जमीन पर पड़ा है। चलो देखते हैं, क्या मैं उसका इलाज कर सकता हूँ? ऐश ने नीचे झुकते हुए कहा। उसके शरीर की आभा शक्ति उमड़कर गेंगर के शरीर में प्रवाहित होने लगी। ऑरा पावर एक ऐसी शक्ति नहीं है जो घावों को ठीक कर सके, लेकिन यदि शरीर में ऑरा पावर बढ़ती है तो ये जीवन शक्ति और अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करेगी, जिसे अप्रत्यक्ष उपचार माना जा सकता है। अगर कोई पोकेमोन मृत्यु के कगार पर है तो ऐश की ऑरा पावर का शायद ज्यादा असर नहीं होगा। ये सिर्फ रियोलू जैसे पोकेमोन को ही बचा सकती है, जो ऑरा के प्रति बहुत संवेदनशील और खास होता है। लेकिन अगर वह गेंगर की तरह सिर्फ बेहोश है तो उसे जगाने के लिए थोड़ी सी ऑरा पावर इंजेक्ट करना कोई समस्या नहीं है। ऑरा पावर के इंजेक्शन के साथ गेंगर भी धीरे धीरे जाग उठा। सबसे पहले उसने ऐश को देखा। वह अवचेतन रूप से ऐश पर हमला करना चाहता था, लेकिन फिर उसे अचानक अंत में हुई घटना याद आ गई और उसके शरीर में एकत्रित शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। युवक, तुम्हारे दांव पेच वाकई तेज और निर्मम हैं। तुम एलीट 4 लेवल के पोकेमोन हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाए बिना तुम्हें कैसे हरा सकता हूँ? क्या तुम सहमत नहीं हो? ऐश ने कहा। ... गेंगर को ऊपर खींच रहा है। ये सुनकर गेंगर ने अपनी आंखें घुमाईं। वह 2000 वर्षों तक जीवित रहा था और शुरू में सोचता था कि उसकी बुद्धि और चालाकी मनुष्यों से कहीं अधिक है। उन प्रशिक्षकों के कमांड स्तरों की तरह शायद उनमें से कई उसके मुकाबले हीन थे। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि मनुष्यों की तुलना में 2000 साल अभी भी बहुत कम उम्र थी। At least in 2000 years, he had never met such a monster. इतनी दूरी से उसके शैडो बॉल का वार सहने के बावजूद बिल्कुल ठीक ठाक रहना। क्या ये पहलवान किसी चैंपियन से कुश्ती लड़ सकता है? गेंगर के मन में ये बेतुका विचार आते ही उसने तुरंत इसे झटक दिया। एक इंसान चैंपियन से कुश्ती लड़ रहा है, ऐसा तो शायद सिर्फ सपने में ही हो सकता है। लेकिन ऐश की ताकत, हे, कौन जाने। ठीक है नौजवान, मैंने तुम्हारा पोकेमोन बनने का वादा किया था तो मैं बनूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे किया हुआ वादा पूरा करना होगा। तुम्हें मिल गया। गेंगर का वादा दोबारा मिलने पर ऐश ने उंगलियां चटकाईं और बड़ी आसानी से कहा। फिर उसने कुछ झिझकती हुई युवती की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं गेस्टली का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। इतने समय बाद वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। हो सकता है कि उसका पुनर्जन्म बहुत पहले हो गया हो, इसलिए अपनी आसक्ति छोड़ दो और पुनर्जन्म के चक्र में उसे ढूंढो। मुझे विश्वास है कि उसके प्रति तुम्हारे प्रेम से तुम उसे अवश्य पालोगी। मृत्यु के बाद लोगों के भटकती आत्माओं में परिवर्तित होने का कारण यह है कि उनके भीतर जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे जुनून अभी भी मौजूद होते हैं, ऐसे जुनून जो गहराई से जड़े होते हैं और जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी उनका सार एक आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। ऐश निश्चित रूप से ऑरा पावर का उपयोग करके दूसरे पक्ष को सीधे शुद्ध कर सकता है, लेकिन अगर वह शुद्धिकरण से पहले उनके जुनून को दूर कर सके तो इसे उनके पुनर्जन्म को लाभ हो सकता है। ये सभी बातें चैट ग्रुप के बड़े बड़े लोगों ने बताई थीं। उदाहरण के लिए ऑरा ऐश का भी भटकती आत्माओं से सामना हुआ था, लेकिन उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसने अपनी आसक्ति दूर होने के बाद सफलतापूर्वक स्वर्ग की प्राप्ति की। इसके अलावा उसे अपने साथ एक रहस्यमय शक्ति का जुड़ाव महसूस होने लगा। उस अलौकिक शक्ति ने उसके अनुभवों को सहज बना दिया और उसकी ताकत में वृद्धि और भी तेज हो गई। शायद वह चीज़ मैरिज जैसी कोई चीज़ थी। ऐश के आग्रह पर उस भटकती आत्मा कन्या की सुंदर आंखों में कृतज्ञता और राहत के भाव प्रकट हुए। उसने ऐश की ओर सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद युवक। मुझे आशा है कि गेस्टली तुम्हारी मदद कर सकेगा और मुझे उम्मीद है कि तुम गेस्टली के साथ वैसा ही व्यवहार करोगे जैसा तुमने वादा किया था। चिंता मत करो, मैं करूंगा। ऐश ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर दूर खड़ी युवती की ओर अपना हाथ बढ़ाया और आभा शक्ति का प्रवाह हुआ। ऑरा पावर के प्रभाव से कन्या की भटकती आत्मा तेजी से शुद्ध हो रही थी। उसकी आत्मा, जो पहले कुछ हद तक दूषित हो गई थी, ऑरा पावर द्वारा शुद्ध किए जाने पर पवित्र हो गई। शुद्धिकरण के दौरान युवती के चेहरे पर राहत, शांति और कृतज्ञता के भाव दिखाई दिए। एक जुनून की वजह से ही वह अब तक इस दुनिया में जीवित रह पाई थी। गेस्टली को एक अच्छा घर मिल गया था और अब उसे गेस्टली की चिंता नहीं करनी थी, इसलिए वह आखिरकार जाकर अपने पुराने प्रेमी से मिल सकती थी।
कुछ क्षण बाद कन्या की भटकती आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो गई। ऐश ने भी वही आभा महसूस की जिसका वर्णन ऐश ने किया था, एक अलौकिक पदार्थ उससे जुड़ गया। हालांकि उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसका मन कुछ अधिक स्पष्ट हो गया। युवती को शुद्ध करने के बाद ऐश ने गैस्टली की ओर देखा, जो अपने गैस्टली रूप में वापस आ गया था, और चुपचाप उसके सामने एक पोके बॉल रख दी। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा गैस्टली। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा पोकेमोन बनूंगा, और मैं बनूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हजारों सालों तक आज़ाद और बेफिक्र रहने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं किसी ट्रेनर का पोकेमोन बन जाऊंगा। गैस्टली ने आह भरी, फिर अपना हाथ प्रकट किया और ऐश के हाथ में रखी पोके बॉल को थपथपाया। जैसे ही वह प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर पोके बॉल में प्रवेश किया, पोके बॉल ने तुरंत क्लिक की आवाज की, जो इस बात का संकेत था कि ऐश ने गैस्टली को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था। मैंने गैस्टली को पकड़ लिया। पिकाचू, राल्स। गैस्टली को पकड़ने के बाद दोनों छोटे बच्चे हमेशा की तरह ऐश के लिए जश्न मनाने लगे। लेकिन ठीक उसी क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। राल्स के शरीर से अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली। ऐश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर तुरंत समझ गया कि राल्स विकसित होने वाला है। राल्स काफी समय से विकास के कगार पर थी, लेकिन वह दुविधा में थी। एक तरफ विकास का मतलब अधिक शक्ति प्राप्त करना था, दूसरी तरफ विकास के बाद वह ऐश के कंधे पर पहले की तरह नहीं बैठ पाएगी। अगर राल्स एक छोटी बच्ची थी तो किरलिया एक कुंवारी लड़की थी। कुंवारी बनने के बाद स्वाभाविक रूप से वह पहले की तरह बचकानी हरकतें नहीं कर सकती थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बड़ा होना ही था। हालांकि आज उसने गैस्टली के खिलाफ फोरसाइट का इस्तेमाल करके ऐश की मदद की। वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो उसने कुछ किया ही न हो। अगर वह किरलिया या यहाँ तक कि गार्डेवॉर बन पाती तो शायद वह इस लड़ाई में और अधिक मदद कर पाती। इसलिए राल्स ने उसी क्षण विकसित होने का फैसला किया। जैसे जैसे चकाचौंध भरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, राल्स का रूप नाटकीय रूप से बदल गया। जो मूल रूप से काफी छोटी कदकाठी की थी, वह अचानक ऐश की कमर तक लंबी हो गई और उसके हल्के नीले बाल भी लंबे हो गए। हालांकि आकार में वृद्धि के कारण लंबे बाल अब उसकी आंखों को नहीं ढकते थे। उसके बालों में बीच में नुकीली लंटें थीं और उसके बाल सिर के किनारों से होते हुए गर्दन तक फैले हुए थे। अंधेरी रात में उसकी नारंगी रंग की खूबसूरत आंखें दो तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। उसका शरीर, जो पहले कुछ गुलाबी था, अब एकदम शुद्ध बेदाग सफेद हो गया था और उसकी भुजाएं और पैर पहले से अधिक पतले हो गए थे। पहली नज़र में वह सचमुच एक किशोर लड़की जैसी दिखती थी। किरलिया, तुम विकसित हो गई। किरलिया को विकसित होते देखकर ऐश बहुत खुश हुआ। राल्स बहुत पहले ही विकास के कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन विकास करने में हिचकिचा रही थी। अगर राल्स के गुण लगातार नहीं बढ़ रहे होते तो ऐश को संदेह होता कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऑर्डिनरी पीक पर राल्स ने पहले ही अपने सभी स्टैट्स को एस रैंक तक बढ़ा लिया था। अब जब वह विकसित हो गई तो उसका स्तर सीधे एडवांस्ड मिड लेवल पर पहुंच गया, जबकि उसके स्टैट्स घटकर ए रैंक पर आ गए। सामान्य तौर पर दो मामूली रैंक उछाल के कारण राल्स के आंकड़े और भी कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि राल्स के आंकड़े शुरू में एस रैंक के थे, इसलिए वे केवल ए रैंक तक ही गिरे। किरलिया की वर्तमान ताकत को देखते हुए उसे उन्नत स्तर के भीतर एक शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। गैस्टली को पकड़ने और राल्स के विकसित होने के साथ आज का दिन वास्तव में दोहरी खुशी लेकर आया था और ऐश बेहद खुश था। चलो, हमें पहले वापस लौटना चाहिए। हम तारानकंदो। ऐश ने मिस्टी और ब्रॉ को उनके आवास पर वापस बुलाया। पहले ही देर हो चुकी थी और बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से उनके वापस आने तक इंतजार कर सकता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या गैस्टली को पार्टी के किसी सदस्य से बदला जाना चाहिए, ऐश ने कोई विकल्प नहीं चुना, जिसका मतलब है कि गैस्टली को स्वतः ही वापस भेज दिया गया। गैस्टली को वापस भेजने का कारण बटरफ्री के समान ही था। उसके पास मौजूद सभी पोकेमोन तेजी से विकास के चरण में थे, जबकि गैस्टली पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुका था, जिससे उसके साथ रहने पर उसमें सुधार करना कठिन हो जाता। इसे पिछवाड़े में रख देना, कुछ देर वहीं रहने देना और फिर बाद में वापस बेच देना बेहतर होगा। एक तरफ इससे गैस्टली को आधुनिक जीवन से परिचित होने का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ इससे गैस्टली को युद्ध तकनीकों का अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जिससे प्रोफेसर ओक उसे विशेष प्रशिक्षण दे सकेंगे। ये स्पष्ट था कि लंबे समय तक युद्ध न करने के कारण गैस्टली हर तरह से कमजोर पड़ गया था। हालांकि उसमें कुछ अनूठी क्षमताएं थीं, लेकिन युद्ध के दौरान उसका शरीर अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद वे सैफ्रॉन जिम को चुनौती देंगे। वह जिम अपनी ताकत के लिए मशहूर था। उनके समानांतर स्वरूपों के अनुसार जिम लीडर के पोकेमोन कम से कम एलीट 4 लेवल या उससे ऊपर के थे। उनके मुताबिक हाई एलीट 4 लेवल के गैस्टली के भी जीतने की संभावना सिर्फ 60% थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह जिम कितना डरावना होगा। इसलिए ऐश को ऐसी तैयारियां करनी पड़ी जिससे उसके जीतने की संभावना बढ़ जाए।
गैस्टली को वापस भेजने के बाद ऐश और बाकी लोग सराय लौट आए। अपने कमरे में पहुंचकर मिस्टी ने ऐश से पूछे बिना नहीं रह सकी, ऐश तुम कितने ताकतवर हो? तुम एलीट 4 लेवल के पोकेमोन से लड़ सकते हो, और तुमने शैडो बॉल का सीधा सामना किया और तुम्हें जरा भी चोट नहीं आई। क्या तुम्हारा शरीर स्टील का बना है? जब मिस्टी बोल रही थी उसने ऐश के पेट को छुआ, जिस पर कोई निशान नहीं था। अगर वह मजबूत और तंदुरुस्त होता और उसने अपने शरीर को अत्यधिक प्रशिक्षित किया होता तो उसके पेट पर एब्स होने चाहिए थे। ऐश के पेट पर एब्स थे लेकिन वे दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या इस तरह के शरीर को सचमुच चरम सीमा तक प्रशिक्षित शरीर कहा जा सकता है? ऐश ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने आखिरी हमले के दौरान अपनी रक्षा के लिए ऑरा पावर का इस्तेमाल किया था। मेरा शरीर अभी भी प्रशिक्षण में है, लेकिन ऑरा पावर का मेरा प्रयोग पहले से ही बहुत मजबूत है। ऑरा पावर के जुड़ने से चैंपियन स्तर के पोकेमोन से लड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐश के अपेक्षाकृत संयमित जवाब ने मिस्टी और ब्रॉड दोनों की आंखें चौड़ी कर दी और उनके जबड़े नीचे गिर गए। वे पूरी तरह से हैरान दिख रहे थे। इसी बीच ऐश ब्रॉड को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ब्रॉड को अपनी आंखें खोलते हुए देखा था। स्क्विर्टल, ये तो वाकई एक चिकित्सीय चमत्कार है। ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि ऐश के खुलासे के सदमे ने ब्रॉड की तिरछी आंखों को बंद रखना असंभव बना दिया था। लेकिन पूरी तरह खुली होने पर भी उसकी आंखें बहुत बड़ी नहीं थीं। ज्यादा से ज्यादा वे उसकी सामान्य तिरछी आंखों से थोड़ी बेहतर थीं। तीनों के बीच कुछ देर बातचीत होने के बाद काफी रात हो गई। मिस्टी और ब्रॉड ने लाइट बंद कर दी और सोने चले गए, जबकि ऐश ज्ञान के सागर में घूमता रहा। अगले दिन ऐश मेडेन स्पीक स्थित पोकेमोन सेंटर पहुंचा और उसने प्रोफेसर ओक को गैस्टली की स्थिति के बारे में बताया। ये सुनकर कि गैस्टली हजारों वर्षों तक जीवित रहा, प्रोफेसर ओक इतने स्तब्ध रह गए कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वैसे तो घोस्ट टाइप पोकेमोन काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनके लिए 2000 साल तक जीना असंभव है। ऐश को एक और अद्भुत चीज का सामना करना पड़ा। बताओ ऐश, तुम्हें अपनी यात्रा में किस तरह के पोकेमोन मिलते रहते हैं? तुम्हारे पास तीनों स्टार्टर पोकेमोन हैं, एक शाइनी राल्स है, एक मरते हुए पोकेमोन के अंडे से मिला रियोलू है, और अब एक गैस्टली है जो हजारों साल से जीवित है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे दुर्लभ पोकेमोन तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना? ये सुनकर ऐश थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। बाकी नौसिखिए प्रशिक्षकों की तुलना में नहीं, बल्कि दुनिया भर के प्रशिक्षकों की तुलना में उसकी किस्मत वाकई काफी अच्छी लग रही थी। अगर प्रोफेसर ओक को पता चल जाए कि ऐश का सामना हो से हुआ था तो शायद वह भी पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके सबसे बड़े अवसर की बात करें तो वह वास्तव में चैट ग्रुप था, जो उन्हें अपना स्टार्टर पोकेमोन मिलने से पहले मिला था। अगर चैट ग्रुप के कई प्रभावशाली लोगों की मदद न होती तो कौन जानता है कि आज उनकी क्या स्थिति होती। कम से कम उसकी लंबाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। खैर, मैं गैस्टली को आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, प्रोफेसर ओक। मैं उसे सैफ्रॉन जिम में चुनौती देने के लिए ले जाने की योजना बना रहा हूं। सैफ्रॉन जिम को चुनौती देना? क्या मैंने तुम्हें वहां जाने से मना नहीं किया था? तुम्हें क्या लगता है कि घोस्ट टाइप पोकेमोन लाने से, जो साइकिक टाइप को बेअसर कर देता है, तुम सैफ्रॉन जिम से मुकाबला कर पाओगे? हालांकि गैस्टली एक घोस्ट टाइप पोकेमोन है, लेकिन उसमें पॉइजन टाइप भी है जिसे साइकिक टाइप बेअसर कर देता है। टाइप एडवांटेज के लिहाज से ये फायदेमंद नहीं है। और प्रकारों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है स्तर। क्या आप जानते हैं कि सैफ्रॉन जिम लीडर के पोकेमोन किस स्तर के हैं? एलीट 4 स्तर के। ये तो आप जैसे नए ट्रेनर के बस की बात नहीं है। प्रोफेसर ओक ने उसे गंभीरता से सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐश आवेग में आकर सैफ्रॉन जिम को चुनौती देने का फैसला कर सकता है। सैफ्रॉन जिम लीडर अन्य जिम लीडरों की तरह नरमी नहीं बरतता, और यह भी कहा जाता है कि चुनौती देने और असफल होने पर अमानवीय दंड मिलता है। इसलिए यदि संभव हो तो इस जिम में न जाना ही बेहतर है। कांटो में सिर्फ 8 जिम ही नहीं है, सैफ्रॉन जिम में जाने की जिद क्यों? गैस्टली के साथ कोई समस्या नहीं होगी, है ना गैस्टली? ऐश ने गैस्टली का अभिवादन किया, जो पहले ही प्रोफेसर ओक के पीछे से बाहर आ चुका था। हाँ बिल्कुल, जब तक वो आदमी तुम्हारी तरह सनकी नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। गैस्टली मुस्कुराया, आत्मविश्वास से कहते हुए, एक पुराने राक्षस के रूप में जो सहस्राब्दियों से जीवित है, उसे खुद पर कुछ भरोसा है। अपनी ताकत के साथ, हालांकि वह पूरी दुनिया में तबाही नहीं मचा सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे पोकेमोन नहीं होने चाहिए जिन्हें वह हरा न सके, शायद 5% से भी कम। हालांकि उसके सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जिस जिम को ऐश चुनौती दे रहा था उसमें एलीट 4 लेवल के पोकेमोन भी थे, लेकिन गैस्टली समान स्तर के पोकेमोन से लड़ने से नहीं डरता था। उसे हार का सामना सिर्फ ऐश जैसे राक्षस से होने के कारण करना पड़ा। इसीलिए उसने कहा था कि वह प्रतिद्वंदी को संभाल सकता है, बशर्ते वह ऐश जैसा कोई अजूबा न हो। ये सुनकर प्रोफेसर ओक ने गैस्टली को कुछ संदेह भरी नजरों से देखा। लंबा जीवन जीना हमेशा शक्तिशाली होना नहीं होता।
कहा जाता है कि वह टोटल दसियों हजार साल तक जीवित रह सकता है, फिर भी उन्होंने कभी किसी विशेष रूप से अतिशक्तिशाली वॉटोटल को नहीं देखा। हालांकि यह गैस्टली काफ़ी लंबे समय से जीवित है, लेकिन उसने इसकी ताकत का सही आकलन नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐश के फ़ोन करने पर वह अभी जागा था और गैस्टली को छोड़ा ही था, इसलिए उसे गैस्टली का अध्ययन करने का समय ही नहीं मिला। संक्षेप में, प्रोफेसर ओक, बस आराम कीजिए। मैं हारूंगा नहीं। अगर हार भी गया तो दोबारा कोशिश कर सकता हूँ। हारने का मतलब अंत तो नहीं होता, है ना? उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, मैं कुछ भी कहूँ, तुम्हारी आदत को देखते हुए तुम शायद जाओगे ही। बस सावधान रहना। प्रोफेसर ओक ने कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से आह भरी और ऐश को मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। यात्रा शुरू करने से पहले ऐश के बारे में प्रोफेसर ओक को भले ही बहुत अविश्वसनीय सा एहसास हुआ हो, लेकिन इस महीने के बाद ऐश के बारे में उनकी धारणाएं धीरे धीरे सच होती जा रही थीं। इसलिए प्रोफेसर ओक ने ऐश की बातों पर विश्वास करना उचित समझा। चूंकि उसने कहा था कि वह जीत सकता है, शायद वह सचमुच जीत जाए। अगर कोई ट्रेनर, जिसने 2 महीने से भी कम समय पहले डेब्यू किया हो, सैफ्रॉन जिम को हराने में कामयाब हो जाता है, तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि खबरों की सुर्खियां कितनी सनसनीखेज होंगी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब फ़ोन काट देता हूँ। हम फ़ोन रखने के बाद तीनों नाश्ते के लिए बाहर गए और फिर शहर में घूमने लगे। अभी भी सुबह का समय था, कई जगहें अभी तक खुली नहीं थीं, और यह पिछली दोपहर और शाम की तुलना में बहुत कम जीवंत था। कल रात ब्रॉ को सम्मोहित कर दिया गया था, इसलिए उसे शहर में मौजूद विभिन्न दुकानों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसलिए वे दोनों ब्रॉ को शहर घुमाने ले गए और रास्ते में कैंपिंग के लिए कुछ सामान खरीदते गए। ये बताना ज़रूरी है कि किरलिया भी अपने पोके बॉल से बाहर आ गई है। हालांकि वह अब राल्स की तरह ऐश के कंधे पर नहीं बैठ सकती, लेकिन वह उसके पीछे पीछे चल सकती है। हालांकि पोके बॉल के अंदर रहने की उसकी आवृत्ति बढ़ गई है, क्योंकि ऐश के पीछे चलना उसके कंधे पर बैठने की तुलना में अपेक्षाकृत असुविधाजनक है। शाम होते होते मंदिर मेले की आधिकारिक शुरुआत हो गई। ऐश ने स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करते हुए नीले रंग का किमोनो पहन लिया। आखिर मंदिर मेले में किमोनो पहनना अनिवार्य ही होता है। हालांकि ब्रॉ ने कहा कि वह इस तरह के समारोहों में शामिल होने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसने अपने मूल हाइकिंग गियर में ही रहना पसंद किया, लेकिन मिस्टी ने भी किमोनो पहन लिया। हालांकि जब ऐश ने मिस्टी को किमोनो में देखा तो वह पूरी तरह से दंग रह गया। मिस्टी का किमोनो बेहद खूबसूरत था। उसके कोमल रंग और नाजुक पैटर्न ऐसे लग रहे थे मानो उसने वसंत ऋतु में खिले चेरी के फूलों का बगीचा पहना हो। उसकी चौड़ी आस्तीनें हर हरकत के साथ धीरे धीरे लहरा रही थीं, तितली के पंखों की तरह हल्की और सुंदर। किमोनो का कॉलर थोड़ा खुला हुआ था, जिससे उसकी पतली गर्दन चिकनी और सुंदर रेखाओं के साथ किसी उत्कृष्ट पेंटिंग की तरह दिखाई दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और नारंगी रंग की लंटें उसके कंधों तक पहुंच रही थीं। खुले बालों की खूबसूरती में कोमलता और सौम्यता का भाव झलक रहा था। वह नंगे पैर लकड़ी के गेटा पर कदम रखती हुई पत्थर के रास्ते पर हल्के कदमों से चलती रही। उसके किमोनो का किनारा उसके कदमों के साथ धीरे धीरे लहराता रहा। जब तक मिस्टी कुछ नहीं बोली, ऐश को लगभग यही लगा कि वह किसी छिपे हुए स्वर्ग से आई कोई नश्वर पोकेमोन है। अरे, क्या तुम खाली निगाहों से घूर रहे हो, ऐश? लकड़ी के गेटा पहने हुए मिस्टी के कदम हल्के थे। कुछ ही कदमों में वह ऐश के पास पहुंच गई और उसके सामने अपना सुंदर कोमल हाथ लहराया। अरे नहीं, मैंने तुम्हें इस तरह के कपड़ों में पहली बार देखा है। तुम वाकई बहुत सुंदर हो। अगर तुम बोलती नहीं तो तुम्हारा स्वभाव सचमुच यामातो नादेशिको जैसा होता। मैं तुम्हें इसे दोबारा कहने का एक मौका दे रहा हूँ। क्या तुम्हें बात करना भी आता है? अगर तुम मेरी तारीफ करने वाले हो तो बस तारीफ करो। मुझे अपमानित करने के लिए कुछ वाक्य जोड़ने की क्या ज़रूरत है? मिस्टी ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन चूंकि ऐश ने उसकी सुंदरता की तारीफ की थी, इसलिए उसने आगे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। चलो, नाचने चलते हैं। नाचना? मुझे तो नाचना आता ही नहीं। तुम लड़ाई में बहुत माहिर हो, तुम्हारा तालमेल तो कमाल का होगा। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, मिस्टी ने ऐश का हाथ पकड़ते हुए कहा और चौक की ओर चल पड़ी। पिकाचू चुपचाप ब्रॉ के कंधे पर चढ़ गया और उन दोनों को अपने साथ जाते हुए देखता रहा। ये जवानी है, पिकाचू। पिका पिका। चौक पर ऐश ने अनाड़ीपन से मिस्टी के निर्देशों का पालन किया और उसके साथ नृत्य किया। तभी आतिशबाजी तारों की तरह खिल उठी। उनकी बहुरंगी रोशनी ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। आसमान में फूटती आतिशबाजी अनगिनत उल्कापिंडों की तरह लग रही थी, जो पल भर में अंधेरे को रोशन कर रही थी। प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल की धड़कनें कुछ तेज हो गईं। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही एक सप्ताह गुजर गया। मंदिर मेले के समाप्त होने के बाद ऐश और अन्य लोग सैफ्रॉन सिटी की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। मिलेनियम गैस्टली के साथ ऐश के पास अब सैफ्रॉन जिम को चुनौती देने के लिए पर्याप्त पूंजी थी।
मिलेनियम गैस्टली धीरे धीरे ओक्स लेबोरेटरी में विभिन्न युद्ध शैलियों से परिचित हो रहा था और उसके प्रशिक्षण साथी प्रोफेसर ओक के पोकेमोन थे। गैस्टली, जिसने पहले सोचा था कि वह इंसानी दुनिया में अजेय तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसके प्रतिद्वंद्वी तो कम ही होंगे, इस हफ्ते इतनी बुरी तरह हारा कि उसने अपने जीवन पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसे कैसा प्रशिक्षक मिल गया था? एक बूढ़ा आदमी जो अपने घर के पिछवाड़े में बैठा है, उसके पास इतने भयानक पोकेमोन कैसे हो सकते हैं? जिस ड्रैगोनाइट का उसने सामना किया, उसने उसे बुरी तरह हरा दिया। वह निश्चित रूप से चैंपियन स्तर का पोकेमोन था, और वह भी ऐसा नहीं था जिसने हाल ही में उस स्तर को प्राप्त किया हो। ये दुनिया वाकई छिपी प्रतिभाओं से भरी पड़ी है। एक घर की देखभाल करने वाला एक बूढ़ा आदमी चैंपियन स्तर के पोकेमोन का मालिक निकलता है, और सड़क पर मिला एक युवक अपने खाली हाथों से एलीट 4 लेवल के उच्च श्रेणी के घोस्ट टाइप पोकेमोन को चीर फाड़ सकता है। सच में, मुझे चैन से रहने दो। हालांकि इसी उच्च दबाव वाले प्रशिक्षण के कारण गैस्टली ने धीरे धीरे अपनी युद्ध क्षमता को पुनः प्राप्त कर लिया। एक सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद उसका युद्ध कौशल पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। इसी बीच ऐश के पोकेमोन में भी काफी सुधार देखने को मिला। पिडजियोटो उन्नत स्तर पर पहुंच चुका था। इसकी प्रगति तेज थी, लेकिन पिडजियोट में विकसित होना अभी भी काफी दूर की बात लग रही थी। पिडजियोट में विकसित होने के बाद ही ऐश को उड़ने वाला वाहन मिलेगा। फिर स्टार्टर पोकेमोन थे बुलबासौर, स्क्विर्टल और चार्मंडर। इन सभी ने अलग अलग स्तर की प्रगति की थी। बुलबासौर एडवांस्ड मिड लेवल पर पहुंच गया था, जबकि स्क्विर्टल ऑर्डिनरी पीक पर था। आखिरकार स्क्विर्टल टीम में काफी देर से शामिल हुआ था। जब वह शामिल हुआ था तब वह केवल कॉमन मिड लेवल पर था। अब ऑर्डिनरी पीक पर पहुंचना ही स्क्विर्टल की असाधारण क्षमता को साबित करने के लिए काफी था। कई बड़े नामों द्वारा पोकेमोन पालने के लिए विभिन्न गाइड भी उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि ऐश के पास उतना पैसा नहीं था जितना कि चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए लोगों के पास होता था, जैसे कि एक खास नुकीले बालों वाला लड़का। अन्य पहलुओं में उन्हें व्यावहारिक रूप से धोखेबाज कहा जा सकता है। बुलबासौर और स्क्विर्टल के अलावा चार्मंडर में वास्तव में जबरदस्त सुधार हुआ था। ये पहले ही एडवांस्ड हाई लेवल तक पहुंच चुका था। बुलबासौर को पछाड़ते हुए इस भयावह सुधार का कारण ये था कि इसमें विकास हुआ था। अब चार्मंडर नहीं रहा, बल्कि चार्मेलियन बन गया। ऐश की टीम में ये तीसरा विकसित पोकेमोन था। पहला कैटरपी था, दूसरा राल्स था और फिर चार्मंडर आया। जब कोई पोकेमोन विकसित होता है तो उसकी जीवन ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि होती है। विभिन्न नस्लीय विशेषताओं में वृद्धि के अलावा इस बात की प्रबल संभावना है कि इसका अपना स्तर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए चार्मंडर ने बुलबासौर को एक ही झटके में हरा दिया। दरअसल बुलबासौर को भी अब तक विकास के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश उसके विकास के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। ऐश ने समूह के बड़े अधिकारियों से इस विचित्र घटना के बारे में पूछा। समूह में मौजूद घास प्रकार के विशेषज्ञ ऐश ने जवाब दिया कि शायद बुलबासौर विकसित नहीं होना चाहता। ये निश्चित रूप से उस स्तर तक पहुंच चुका था जहां यह विकसित हो सकता था। इसके विकसित न होने का कारण बस यही था कि यह विकसित होना नहीं चाहता था। कुछ पोकेमोन विकसित होने के इच्छुक नहीं होते, शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि विकास बदसूरत है, या शायद ये साबित करने के लिए कि वे विकसित हुए बिना भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। पिकाचू की तरह, जो उन लोगों का एक विशिष्ट प्रतिनिधि है जो विकसित होने के इच्छुक नहीं हैं। वह हमेशा के लिए अपने पिकाचू रूप में ही रहना चाहता था, और बुलबासौर के मन में भी शायद यही विचार हो। लेकिन पिकाचू के पास अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए पार्टनर मोड है, जबकि बुलबासौर के पास नहीं है। अगर यह विकसित नहीं होता है तो इसकी भविष्य की युद्ध शक्ति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐश अपने पोकेमोन की पसंद का सम्मान भी करता था। अगर बुलबासौर विकसित नहीं होना चाहता था तो ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं था कि बिना विकसित हुए कोई भी शक्तिशाली नहीं बन सकता या शिखर पर नहीं पहुंच सकता। स्टार्टर पोकेमोन के बाद किरलिया आए। अभी विकसित होकर एडवांस्ड मिड लेवल पर पहुंचने के बाद 7 दिनों के समेकन के बाद उसका स्तर भी एडवांस्ड हाई तक पहुंच गया था, और वह फिर से एक और स्तर ऊपर जाने वाली थी। इस मामले में इसकी बराबरी करने की गति टीम के बाकी सभी सदस्यों से आगे रही। पिकाचू ने बिना किसी खास बात के उच्च स्तरीय एलीट रैंक हासिल कर ली थी। मास्टर पिका की प्रगति की गति तेज नहीं थी, लेकिन उनमें एक भयावह विशेषता थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। पिछले लगभग 1 महीने से पिकाचू कभी भी एक ही लेवल पर अटका नहीं था। हालांकि उसका लेवल बढ़ना तेज नहीं था, लेकिन ये काफी स्थिर था और हर दिन प्रगति दिखा रहा था। पिकाचू के लेवल अप से जुड़े आंकड़ों को देखते हुए उसकी प्रगति को अविश्वसनीय ही कहा जा सकता था। ऐश को तो शक भी था। इंडिगो पठार सम्मेलन से पहले क्या उसका पिकाचू किसी एलीट खिलाड़ी का डटकर मुकाबला कर पाएगा? अभी तो ये बहुत दूर की बात थी। फिलहाल पिकाचू ज्यादा से ज्यादा किसी जिम को चुनौती दे सकता था, किसी एलीट को चुनौती देने के बारे में सोचना भी कुछ ज्यादा ही था। अंत में रियोलू की बारी थी।
1 सप्ताह के इलाज के बाद रियोलू की हालत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था और उसकी कई संभावित क्षमताएं बी रैंक में वापस आ गई थीं। अब वह वास्तव में कुछ बुनियादी प्रशिक्षण शुरू कर सकता था, लेकिन आंतरिक दोषों से जल्द उबरने के लिए यह सबसे अच्छा था कि वह ऐसा कुछ भी न करे जिससे उसके शरीर पर दबाव पड़े। इसलिए रियोलू अभी भी नौसिखिया प्रारंभिक स्तर पर था, लेकिन एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद राल्स की तरह ही उसके प्रदर्शन में भी तेजी से सुधार होने की संभावना थी। ऐश के अलावा मिस्टी और ब्रॉअर के पोकेमोन भी लगातार बेहतर हो रहे थे। हालांकि उनका प्रशिक्षण और लड़ाई ऐश की तरह जोरदार नहीं थी, इसलिए ऐश के पोकेमोन के सुधार की तुलना में उनका सुधार उल्लेखनीय नहीं था। इसके अलावा ऐश और अन्य लोगों को दक्षिण की ओर प्रवास कर रहे बटरफ्री पक्षियों का एक झुंड दिखाई दिया। ऐश को बटरफ्री के प्रवास में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। प्रवास आमतौर पर प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन विरिडियन 1 में मौजूद कई वीडल और कैटरपी को देखते हुए ये स्पष्ट था कि बटरफ्री को प्रजनन के लिए दक्षिण की ओर प्रवास करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उसका बटरफ्री अभी भी प्रोफेसर ओक के पास था, इसलिए उसे प्रवास के लिए लाना और भी असंभव था। इसके अलावा यह एक ऐसा पोकेमोन था जिसे पालने पोसने में उसने बहुत मेहनत की थी। उसे घर के पिछवाड़े में अच्छा खाना पीना मिलता था, साथ ही एक सुंदर वातावरण भी। दक्षिण की ओर पलायन करने की कठिनाइयों से क्यों गुजरना, बेवजह कष्ट क्यों सहना, इसलिए दक्षिण की ओर पलायन करना तो बिल्कुल ही असंभव था। लेकिन ब्रॉअर ने बताया कि ऐसा लगता है कि बटरफ्री के लिए प्यार पाने और प्रजनन करने का मौसम आ गया है, इसलिए ऐश ने पास के एक पोकेमोन सेंटर में जाकर अपनी बटरफ्री को वापस वहां पहुंचाया और उसे ये देखने दिया कि क्या उसे कोई साथी पसंद आता है। दरअसल बटरफ्री को एक गुलाबी बटरफ्री बहुत पसंद आ गई थी। इसका रंग आम बटरफ्री से अलग था और कई अन्य बटरफ्री भी इसे पाना चाहते थे, लेकिन ऐश द्वारा सावधानीपूर्वक पाले गए बटरफ्री के सामने बाकी लोग टिक नहीं पाए। अंततः टीम रॉकेट्स की मदद से बटरफ्री ने सफलतापूर्वक उस खूबसूरत महिला का दिल जीत लिया। उसका दिल जीतने के बाद क्या वे दोनों साथ में दक्षिण की ओर पलायन करेंगे? जैसा कि कहा गया था, दक्षिण की ओर पलायन करना संभव नहीं था। ऐश ने पिंक बटरफ्री को भी पकड़ लिया और उन दोनों को ओक्स लेबोरेटरी वापस भेज दिया ताकि वे अपना रोमांस जारी रख सकें। ओक्स लेबोरेटरी में बटरफ्री के रहने और प्रजनन के लिए उपयुक्त वातावरण भी था, जो दक्षिण की ओर प्रवास करने की तुलना में कहीं बेहतर था। ऐश भी काफी भावुक था। उसका पोकेमोन, जो एक कैटरपी के रूप में शुरू हुआ था, अब उसका अपना घर था और केवल 1 महीना ही बीता था। कुछ पोकेमोन 1 महीने में ही साथी ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ लोग जन्म से लेकर 20 साल तक अविवाहित रहते हैं। हाँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। ब्रॉअर बटरफ्री द्वारा उकसाए जाने पर ब्रॉअर की बड़ी बहनों के लिए तड़प और भी तीव्र हो गई। 8वें दिन ऐश और बाकी लोग आखिरकार सैफ्रॉन सिटी में पहुंच गए। सैफ्रॉन सिटी कांटों का एक प्रमुख शहर है, यहां तक कि इसके केंद्रीय केंद्रों में से एक है। कांटों के 2 सबसे समृद्ध शहर सैफ्रॉन सिटी और सेलाडॉन सिटी हैं। सेलाडॉन शहर में पूरे कांटों का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, साथ ही बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी उपलब्ध हैं, जिससे ये सबसे अधिक व्यापार वाला शहर बन गया है। सैफ्रॉन सिटी में कई बड़े मॉल भी हैं, लेकिन मॉल से भी ज्यादा यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनमें से कांटों की सबसे बड़ी कंपनी सिल्फ कंपनी भी सैफ्रॉन सिटी में ही स्थित है। पोके बॉल सिल्फ कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से एक है। सैफ्रॉन सिटी जिम पूरे कांटों में सबसे शक्तिशाली जिमों में से एक है। इसकी लीडर सबरीना एक साइकिक है और बेहद शक्तिशाली भी। सबरीना पिछले 2 वर्षों में जिम लीडर बनी हैं। कहा जाता है कि इस साल उनकी उम्र केवल 16 वर्ष है, फिर भी उनमें एक एलीट ट्रेनर जैसी ताकत है। इस ताकत के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि सबरीना के पास एलीट 4 लेवल के पोकेमोन हैं और दूसरा अर्थ यह है कि सबरीना के पास खुद एलीट स्तर की शक्ति है। सच कहूं तो मैं आपको सबरीना को चुनौती देने की सलाह नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग उसकी चुनौती में असफल होते हैं, उन्हें बहुत दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कई चुनौती देने वाले मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त हो चुके हैं। सैफ्रॉन जिम कांटों में सबसे मजबूत जिम भले ही न हो, लेकिन यह निस्संदेह सबसे भयावह है, इसमें कोई शक नहीं। पोकेमोन सेंटर में नस जॉय ने ऐश और बाकी दोनों को सावधान किया। सैफ्रॉन सिटी पहुंचते ही तीनों तुरंत पोकेमोन सेंटर चले गए। आखिरकार पोकेमोन यात्रा, प्रशिक्षण और लड़ाइयों से काफी थक चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आराम करने के लिए पोकेमोन सेंटर आए। जब वे ठीक हो रहे थे, तब उन्होंने नस जॉय से जानकारी भी मांगी, जिससे सबरीना और नस जॉय की चेतावनी के बारे में अफवाहें फैल गईं। अन्य जिम चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, असफल होने से आमतौर पर केवल आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती थी। लेकिन सैफ्रॉन जिम अलग था, वहां असफल होने पर बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। यही कारण है कि हाल के वर्षों में सैफ्रॉन जिम के लिए चुनौती देने वालों की संख्या में लगातार कमी आई है। लीग ने इस बारे में कुछ चेतावनियां जारी की थीं, लेकिन जिम लीडर सबरीना ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। लीग का कोई सदस्य स्वयं वहां आया था। अंत में
किसी को नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन सैफरॉन जिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और लीग ने अब इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। उन्होंने सैफरॉन जिम को खतरनाक घोषित कर दिया और लोगों को वहां जाने की कोशिश न करने की चेतावनी दी। दरअसल सैफरॉन जिम को चुनौती देने से जानलेवा खतरा नहीं होगा, इससे केवल गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात ही होगा। सैफरॉन जिम के बारे में सारी जानकारी मिलने के बाद मिस्टी भी संदेह करने लगी। आखिर यह जिम उसकी जानकारी से भी ज्यादा भयानक कैसे हो सकता है। एक साथी जिम लीडर होने के नाते वह सैफरॉन जिम के बारे में बहुत कम जानती थी, बस इतना जानती थी कि यह बहुत शक्तिशाली है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना भयानक होगा। ब्रॉ को थोड़ी और जानकारी थी, लेकिन उसने भी सैफरॉन जिम के बारे में ऐसी अफवाहों के बारे में नहीं सुना था। सैफरॉन जिम के बारे में केवल प्रोफेसर ओक को ही पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने ऐश को वहां न जाने की सलाह दी थी। लेकिन चूंकि ऐश ने जाने की जिद की, इसलिए प्रोफेसर ओक ने ऐश को यही सुझाव दिया कि वह चुनौती देने से पहले सैफरॉन सिटी पोकेमोन सेंटर से कुछ जानकारी प्राप्त कर ले। आखिरकार ऐश के पास एलीट 4 लेवल का गैस्टली था, इसलिए वह कम से कम सबरीना के खिलाफ तो टिक ही सकता था। प्रोफेसर ओक ने अंततः ऐश को सैफरॉन जिम को चुनौती देने से रोकने की कोशिश इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें गैस्टली से पता चला था कि ऐश ने उन्हें कैसे पकड़ा था। उसने पहले सोचा था कि ऐश अपने पोकेमोन के साथ एलीट 4 लेवल के गैस्टली को कैसे पकड़ पाया, लेकिन फिर तो पता चला कि यह प्राणी वास्तव में मानव रूप धारण करने वाला पोकेमोन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में प्रशिक्षक पोकेबॉल का उपयोग किए बिना या अन्य पोकेमोन को वश में करने के लिए उनका उपयोग किए बिना पोकेमोन को कैसे पकड़ते थे? ऐश ने असल में एक प्राचीन पद्धति का उपयोग करके गैस्टली को पकड़ लिया था। प्रोफेसर ओक को नहीं पता था कि ऐश की अलौकिक शक्ति कहाँ से आई, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि ऐश अभी भी ऐश ही है, और यही काफी था। इसके अलावा यह ऐश उनकी यादों में बसे ऐश से और भी ज्यादा मिलता जुलता होता जा रहा था। ऐश के आत्मरक्षा करने की क्षमता की पुष्टि करने के बाद प्रोफेसर ओक निश्चिंत हो गए और उन्होंने ऐश को सैफरॉन जिम को चुनौती देने की अनुमति दे दी। भले ही वह जीत न पाए, ऐश की ताकत को देखते हुए वह कम से कम बच तो सकता था। चिंता मत करो नस जॉय, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ऐश ने अपनी छाती थपथपाते हुए इशारा किया कि सब कुछ नियंत्रण में है। सबरीना को चुनौती देने के कई कारण थे, समूह के बड़े लोगों के सुझाव, उसकी अपनी जिज्ञासा और अपने पोकेमोन के साथ एलीट 4 लेवल के प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने की उसकी इच्छा। इसके अलावा जिम में चुनौती जितनी कठिन होती थी, उतना ही अधिक वह उसकी लड़ने की भावना को जागृत करता था। अगर जीत की बिल्कुल भी उम्मीद न होती तो ऐश उसे चुनौती देने की इतनी मूर्खता नहीं करती, जैसा कि समूह के बड़े लोगों ने कहा था। उस तरह की एक तरफा लड़ाई से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। लेकिन अब जब उसके पास एलीट 4 लेवल का गैस्टली था, तो वह कम से कम सबरीना के खिलाफ खुद को संभाल सकता था। इसके अलावा समूह में मौजूद हरम किंग ऐश ने बताया था कि सबरीना वास्तव में एक ऐसी युवा लड़की थी जिसका दिल दोषपूर्ण था। उससे जल्द मुकाबला करके उसे उसके दिल पर लगे ताले से बचाना ही सबसे अच्छा होगा, अन्यथा सबरीना को टीम रॉकेट्स में शामिल किया जा सकता है। कई समानांतर दुनियाओं में काफ़ी सारी सबरीना टीम रॉकेट्स में शामिल हो गई थी क्योंकि उन्होंने उसके दिल की खामियों का फ़ायदा उठाया और उसे खाई में धकेल दिया। टीम रॉकेट्स में शामिल होने वाली सबरीना ने उन समानांतर दुनियाओं में मौजूद विभिन्न एशेज के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं खड़ी की और यहाँ तक कि कई बुरे काम भी किए। कहावत है कि एक विचार अच्छे या बुरे परिणाम दे सकता है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि सबरीना को सही राह दिखाने वाला पहला व्यक्ति कौन होता है। यही कारण था कि समूह के कुछ बड़े लोगों ने ऐश को मिलेनियम गैस्टली से भिड़ते देखने के बाद सैफरॉन जिम को चुनौती देने का सुझाव दिया। हालांकि हर दुनिया का सफ़र अलग होता है। कुछ दुनियाओं में भले ही ऐश ने सैफरॉन जिम को चुनौती न दी हो या सबरीना से न मिला हो, फिर भी वह टीम रॉकेट्स में शामिल नहीं हुई और सामान्य जीवन में लौट आए। यही कहा जा सकता है कि समानांतर आयामों में हर तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। जहां तक नौसिखिए ऐश के आयाम में सबरीना के अस्तित्व की बात है, समूह अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। ऐश को पहले सबरीना से मिलना होगा। इसी बात पर ऐश ने चुपचाप पोकेमोन सेंटर की छत की ओर देखा और धीरे से बोला, क्या तुमने काफी कुछ देख लिया है? मिस्टी और ब्रॉ, ऐश तुम क्या बात कर रहे हो? क्या देख लिया? मिस्टी की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी जैसे ही वह ऐश के करीब गई और उसकी निगाहों का पीछा किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेडेन स्पीक के भूत जैसी कोई दूसरी हस्ती यहाँ प्रकट हुई हो? जब से हमने सैफरॉन सिटी में कदम रखा है, मुझे इसका एहसास हो रहा है। एक अजीब शक्ति हमारे आसपास मंडरा रही है। यह मानसिक शक्ति होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि हमारे आने के बाद से ही हम पर नज़र रखी जा रही है, ऐश ने कहा। उसके शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। जब वह सैफरॉन सिटी में दाखिल हुआ तो उसे पहले से ही किसी की निगाह का आभास हो गया था। वह निगाह पूरी तरह से उस पर टिकी हुई थी, जिससे उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया था।
दूसरे पक्ष को उसकी मौजूदगी का पता चल गया था और शायद वे ये भी जानते थे कि वह एक असामान्य व्यक्ति है, इसीलिए पोकेमोन सेंटर पहुंचने के बाद भी वे उस पर नज़र रखते रहे। हालांकि, क्या तुमने काफ़ी देख लिया? कहने के बाद निगरानी किए जाने का वो एहसास गायब हो गया। संभवतः दूसरे पक्ष को लगा कि चूंकि वो सैफ्रॉन जिम जाने वाला था, इसलिए यहाँ जासूसी करने का कोई मतलब नहीं था और वे मिलने तक इंतजार करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई बहुत ही भयानक व्यक्ति है। क्या नर्स जॉय ने अभी अभी यह नहीं कहा था कि वह बहुत डरावनी है? उद्धरण चिन्ह ... क्या वो अब भी सुन रही है? उसने मेरी बात नहीं सुनी, है ना? मिस्टी को अचानक याद आया कि सबरीना उन पर नज़र रख रही थी और उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। चिंता मत करो, वह चली गई है। मैं पहले प्रोफेसर ओक को ढूंढने जा रहा हूँ। ऐश ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि सबरीना अब वहाँ नहीं है। फिर उसने पोकेमोन सेंटर में मौजूद फ़ोन से ओक्स लेबोरेटरी को फ़ोन किया। इसके बाद उसने पोकेमोन सेंटर के फ़ोन का इस्तेमाल करके ओक्स लेबोरेटरी को फ़ोन किया। फ़ोन उठाने वाले प्रोफेसर ओक अभी भी इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे। पता नहीं क्यों, जब भी ऐश प्रोफेसर ओक को फ़ोन करता, वे अक्सर इंस्टेंट नूडल्स खा रहे होते थे। ये पौष्टिक या सेहतमंद तो नहीं थे, लेकिन इनसे समय की बचत होती थी। प्रोफेसर ओक ने शोध के लिए वास्तव में बहुत मेहनत की। हेलो प्रोफेसर ओक। अरे ऐश, ये कॉल, क्या तुम सैफ्रॉन सिटी पहुंच चुके हो? जी हाँ, कृपया पहले गैस्टली को मुझे वापस भेज दें, मैं पिज़्ज़ियोटो को वापस भेज दूंगा। ठीक है, मैं गैस्टली को बुलाता हूँ। वो आजकल पिछवाड़े में काफ़ी आराम से रहता है और कभी कभी तुम्हारी बटरफ्री को सिखाता भी है। उसे कई हुनर आते हैं, बटरफ्री ने उसी के मार्गदर्शन में टेलविन सीखा है, प्रोफेसर ओक ने फ़ोन से दूर हटते हुए कहा। हजारों वर्षों से जीवित एक भूत के रूप में, हालांकि उसकी ताकत चरम पर नहीं थी, लेकिन कौशल, विविधता और बहुमुखी प्रतिभा के मामले में वह सामान्य पोकेमोन से कहीं आगे था। उसने कई ऐसे कौशल भी सीख लिए थे जिन्हें वह स्वाभाविक रूप से नहीं सीख सकता था। उदाहरण के लिए, ऐश के साथ लड़ाई के दौरान वह जिस हो में परिवर्तित हुआ था, वह गैस्टली की सीखी हुई रूपांतरण क्षमता थी। वह अन्य पोकेमोन का रूप धारण कर सकता था और यहाँ तक कि उनकी क्षमताओं, गुणों और प्रकारों का भी उपयोग कर सकता था। यह मूल रूप से डिट्टो के ट्रांसफॉर्म का एक उन्नत संस्करण था। हालांकि इस शक्ति की भी सीमाएं थीं, वह शीर्ष स्तर के पौराणिक पोकेमोन की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, जब वह उस समय हो में परिवर्तित हुआ था तो उसके पास केवल उसका रूप और उसकी आभा का थोड़ा सा अंश ही था, लेकिन वह हो की विशिष्ट ज्वालाओं, उसकी दिव्य शक्ति या उसके गुणों का उपयोग नहीं कर सकता था। लेकिन ये स्व सिखाया कौशल पहले से ही काफ़ी दोषपूर्ण था। इस कौशल की बदौलत गैस्टली विकसित होने के बाद अवनति अवस्था में जा सकता था और कई ऐसे कौशल सीख सकता था जो वह अन्यथा नहीं सीख पाता। इसी तरह वह बटरफ्री को ओक्स लेबोरेटरी में टेलविन सीखने के लिए मार्गदर्शन करने में सक्षम हुआ। बटरफ्री के वर्तमान स्तर के आधार पर यह वास्तव में थोड़ा जल्दी था। यह अनुमान लगाया गया था कि टेलविन को केवल तभी सीखा जा सकेगा जब बटरफ्री एडवांस्ड पीक पर पहुंच जाएगी, जबकि वर्तमान में ये केवल एडवांस्ड मिड लेवल स्टेज पर है। ऐसा लग रहा था कि गैस्टली भविष्य में पिछवाड़े में एक बहुत अच्छा शिक्षक बन सकता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर ओक ने गैस्टली को फ़ोन के पास बुलाया। गैस्टली ने नाटकीय भाव से कैमरे की ओर झुकते हुए कहा, अब मंच पर आने की मेरी बारी है ना? हाँ गैस्टली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बार हमारा सामना साइकिक टाइप पोकेमोन से है और उनकी ताकत शायद तुम्हारी ही तरह है। क्या हम जीत सकते हैं? ये सवाल तो आपको खुद से पूछना चाहिए प्रशिक्षक। सच है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद प्रोफेसर ओक ने गैस्टली को एक पोके बॉल में डालकर स्थानांतरित कर दिया, जबकि ऐश ने पिज़्ज़ियोटो को वापस स्थानांतरित कर दिया। मेरे पास गैस्टली का पोके बॉल है, ऐश ने पोके बॉल को ऊपर उठाते हुए प्रोफेसर ओक से कहा। अच्छा, मुझे पिज़्ज़ियोटो का पोके बॉल मिल गया है। तुम्हें शुभकामनाएं। याद रखना, अगर हार गए तो अपनी ऑरा पावर का इस्तेमाल करके मिस्टी और ब्रॉ को भगा देना, समझे? सबरीना की साइकिक पावर सिर्फ टेलीकिनेसिस नहीं है, उसे कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी आती हैं। ऑरा पावर के बावजूद अगर पकड़े गए तो शायद बचना नामुमकिन हो। फ़ोन रखने से पहले प्रोफेसर ओक ने एक और चिंतित निर्देश दिया। गैस्टली को पाने के बाद वे तीनों सैफ्रॉन जिम की ओर चल पड़े। जब वे सैफ्रॉन जिम पहुंचे तो ओवरऑल पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। क्या आप सबरीना को चुनौती देने आए हैं? मेरा सुझाव है कि आप ऐसा न करें। सबरीना अन्य जिम लीडर से अलग हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि यह जिम वाकई काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि प्रवेश द्वार पर कोई खास तौर पर उन्हें रोकने और हतोत्साहित करने के लिए तैनात था। ये पिछले जिमों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक था। हालांकि ऐश के कुछ बोलने से पहले ही गुड़िया जैसी दिखने वाली एक छोटी लड़की चुपचाप ओवरऑल पहने हुए आदमी के बगल में प्रकट हो गई। दखलंदाजी मत करो, आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिल ही गया जो मेरे साथ खेल सके।
जैसे ही ओवरऑल पहने उस आदमी ने गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की को देखा, टोपी के नीचे से दिख रहे उसके आधे चेहरे पर सदमे का भाव आ गया और फिर वह तुरंत मौके से गायब हो गया। ये दृश्य काफी भयावह था। छोटी बच्ची और अचानक गायब हो जाने वाला आदमी दोनों ही किसी भूतिया कहानी के पात्र लग रहे थे। मिस्टी अनजाने में ऐश के और करीब झुक गई, उसके कोमल हाथों ने उसकी बांह को कसकर पकड़ लिया। इस क्षण केवल ऐश ही उसे सुरक्षा का एहसास दिला सकता था। चिंता मत करो मिस्टी, मैं उसे तुम्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। ऐश ने मिस्टी के डर को भांप लिया और उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान देते हुए उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। ऐश के दिलासे से मिस्टी का बेचैन दिल आखिरकार थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। ओवरऑल पहने उस आदमी के गायब होने के बाद गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की ने समूह की ओर एक नज़र डाली और धीरे धीरे उनके सामने से ओझल हो गई। उसी समय सैफ्रॉन जिम के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। दरवाजों के पीछे कोई नहीं था, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें खोल दिया हो। क्या ये भी सबरीना की करतूत है? ब्रॉन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसके चेहरे पर सोच विचार का भाव था। सबरीना की वर्तमान क्षमताएं ऐश के परिचित मानसिक शक्तियों से कहीं अधिक उपयोगी प्रतीत हो रही थीं। ऐश की तरह वह भी एक अलग तरह की शख्सियत लग रही थी। हाँ, मुझे उनमें मानसिक शक्ति के अंश जरूर महसूस हो रहे हैं। चलो हम अंदर जा रहे हैं, ऐश ने आगे बढ़ते हुए कहा। मिस्टी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और पिकाचू उसके पैरों के पास था। ब्रॉ उसके पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही देर बाद वे तीनों सैफ्रॉन जिम के अंदर पहुंच गए। वहां कई प्रशिक्षु जिम सदस्य मौजूद थे। ये सभी सदस्य सबरीना की मानसिक शक्ति के लिए आए थे। सबरीना की छवि भले ही खराब थी, लेकिन मानसिक शक्तियों का प्रलोभन उसके लिए बहुत प्रबल था। ऐसी अफवाहें फैल रही थीं कि सैफ्रॉन जिम में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति मानसिक शक्तियां सीख सकता है। सुपरह्यूमन बनने का सपना देखने वाले वे साधारण लोग इस अवसर को कैसे त्याग सकते थे? इसलिए सबरीना के बारे में कई भयानक किंवदंतियों के बावजूद बहुत से लोग मानसिक शक्तियों को सीखने के लिए सैफ्रॉन जिम में शामिल हुए। जिम में शामिल होने के बाद उन्होंने वास्तव में सबरीना से कुछ चीजें सीखीं, लेकिन उसके द्वारा डाला गया दबाव भी बहुत वास्तविक था। जिम में सबरीना की शिक्षा और दबाव के कारण कई प्रशिक्षु कर्मचारी मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे। लेकिन यह मामला एक प्रहार करने को तैयार है और दूसरा कष्ट सहने को जैसा था, इससे अधिक कहने को कुछ नहीं था। भला दुनिया में किसी को आसमान से गिरती हुई पाई जैसी शक्ति कहाँ मिल सकती है? जैसे ही ऐश और अन्य लोग जिम के भीतरी मैदान में पहुंचने वाले थे, मास्क पहने एक युवक ने उनका रास्ता रोक दिया। उसने सबसे पहले उनके उद्देश्य के बारे में पूछा और जब उसे पता चला कि वे सबरीना को चुनौती देने के लिए वहां आए हैं, तो उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया। क्या आपके पास मानसिक शक्तियां हैं? ऐश समेत उन तीनों ने सिर हिलाया। सच कहें तो ऑरा पावर कोई मानसिक शक्ति नहीं थी, इसलिए वह झूठ नहीं बोल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी मानसिक शक्ति के हमारी जिम लीडर को चुनौती देने की? क्या तुम्हें पता है कि जो लोग उसे चुनौती देने आते हैं उनका क्या होता है? मुझे नहीं पता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जीतूंगा, ऐश ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से कहा। तुम बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, तुमने अभी तक मानसिक शक्ति का असली आतंक नहीं देखा है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये शक्ति जिम लीडर ने खुद सिखाई है। उफ! जैसे ही नकाबपोश व्यक्ति अपनी तथाकथित व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई शक्ति का प्रदर्शन करने वाला था, अचानक उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गया और उसने अपने हाथों से अपना गला कसकर पकड़ लिया, मानो उसका दम घुट रहा हो। इस दृश्य ने उन तीनों को चौंका दिया और ऐश ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। जैसे ही ऐश बोला, उसकी आभा शक्ति में तीव्र उछाल आया, जिससे नकाबपोश व्यक्ति पर लगा मानसिक अवरोध सीधे टूट गया। मानसिक बंधन हटने के बाद नकाबपोश व्यक्ति जमीन पर घुटने टेककर हौंफने लगा। उसके दिल में डर का भाव बना हुआ था। अभी अभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि सबरीना इन लोगों को ब्लॉक करने के कारण उससे नाराज थी। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि जिम लीडर तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश क्यों करता? वह अपनी सीखी हुई मानसिक शक्ति को आम लोगों के सामने दिखाना चाहता था, लेकिन वह सीधे मुसीबत में फंस गया। इस जिम में अपने पूरे समय के दौरान ये पहली बार था जब जिम लीडर ने किसी चैलेंजर को इतना महत्व दिया था। आमतौर पर जब वह यहाँ लोगों को रोकता था तो जिम लीडर उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता था, अन्यथा वह इतना अहंकारी नहीं होता। इसके बाद नकाबपोश व्यक्ति ने आदरपूर्वक उन तीनों को जिम के मैदान के दरवाजे तक पहुंचाया। वह चुपचाप एक तरफ हट गया और उसने आमंत्रण का इशारा किया। जिम लीडर अंदर हैं, कृपया आप लोग अपनी सुविधानुसार कुछ भी ले लें। सबरीना को नाराज करने के बाद वह अंदर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर सबरीना उसे देख लेती और अचानक नाराज हो जाती तो उसे शायद फिर से वही घुटन भरी पीड़ा सहनी पड़ती।
ऐश ने सिर हिलाया, एक हाथ से दोहरे दरवाजे को धक्का देकर खोला और धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर एक विशाल अखाड़ा था जो वर्मिलियन जिम के अखाड़े से भी बड़ा था। मैदान के दूसरी तरफ एक पर्दा था और उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। वह सैफ्रॉन जिम की जिम लीडर सबरीना होनी चाहिए। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, उनके पीछे दरवाजे जोर से बंद हो गए। इस अचानक बदलाव से वे चौंक गए और मिस्टी की ऐश की बांह पर पकड़ और भी कस गई। उसका पूरा शरीर उससे चिपक गया। एक हल्की सी खुशबू ऐश की नाक तक पहुंची, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह पर्दे के पीछे मौजूद आकृति को सीधे घूर रहा था। अपनी ऑरा पावर के अवलोकन के माध्यम से ऐश को सबरीना की मानसिक शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत लगी, जिससे ऐश को यह एहसास हुआ कि वह चैंपियन स्तर के करीब पहुंच रही है। ये पहली बार था जब उसने अपने अलावा किसी अन्य विशेष क्षमता वाले व्यक्ति को इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ देखा था। तुम आ गए हो, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उसी समय पर्दा धीरे धीरे खुला और सबरीना का असली रूप सामने आ गया। जैसे जैसे पर्दा धीरे धीरे खुला, सबरीना का असली रूप उन तीनों के सामने प्रकट हो गया। उसके लंबे बैंगनी बाल लहरा रहे थे, उसका खूबसूरत चेहरा मेकअप से रहित था, उसकी पतली घनी भौहें थीं और उसकी नाक नाजुक थी तथा होंठ पतले थे। उसकी लाल आंखें भय उत्पन्न करती थीं, साथ ही उनमें एक अनोखा मोहक आकर्षण भी था। सबरीना ने लाल और काले रंग की टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी थी। उसकी भरी हुई छाती ने ऊपरी वस्त्र के लाल कपड़े को ऊपर की ओर धकेल दिया था। उसकी पतली कमर के नीचे घुटने तक लंबी पोशाक उसके उतने ही भरे हुए कूल्हों के चारों ओर लिपटी हुई थी। काले पारदर्शी मोजे उसकी लंबी सुडौल टांगों को ढके हुए थे। उसके सामने एक छोटी बच्ची एक मुलायम खिलौना पकड़े हुए सबरीना की विशाल छाती से कसकर चिपकी हुई थी, जिससे हल्के निशान बन गए थे। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके चेहरे पर मुस्कान का नामो निशान नहीं था। उसके पूरे चेहरे के भाव को सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता था, ठंडापन। कहा जाता था कि सबरीना की उम्र केवल 16 या 17 वर्ष थी, लेकिन वह एक परिपक्व बड़ी बहन जैसी दिखती थी। हालांकि बड़ी बहनों के प्रति दीवाने ब्रोआ को भी सबरीना को देखकर कोई तीव्र भावना महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने जो दबाव डाला वह इतना प्रबल था कि ब्रोआ एक भी विचार उत्पन्न करने में असमर्थ रहा। हालांकि ऐश को उसके रूप को देखकर कुछ हैरानी हुई, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो दिखावे से प्रभावित नहीं होता था। वह जिम के अंदर का दृश्य नहीं भूला था। नकाबपोश आदमी को सबरीना की मानसिक शक्ति के आगे लगभग दम घुटते हुए देखना यह दर्शाता था कि उसका स्वभाव उसके रूप की तरह ही कठोर था। इस व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाना बेहद मुश्किल था, लेकिन साथ ही ऐश को लगा कि जिस तरह से वह उसे देख रही थी वह कुछ अजीब था। क्या कोई अपने ही जैसे लोगों को इस तरह से देखता है? ऐश ने अपने दिमाग से उस अजीब भ्रम को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया, फिर मिस्टी की ओर मुड़ा जो अभी भी उसकी बांह पकड़े हुए थी, और कहा, मिस्टी, मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। अरे ओह, माफ करना, मैं एक पल के लिए भूल गई थी। मिस्टी एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर तुरंत उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी ऐश का हाथ पकड़े हुए है। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने अपना हाथ छोड़ा और ऐश के पीछे चली गई। सबरीना का दबाव इतना जबरदस्त था कि मानो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। यही वजह थी कि मिस्टी ने ऐश का हाथ इतनी कसकर पकड़ रखा था। हालांकि जब मिस्टी ऐश के पीछे हट गई तो किसी कारणवश सबरीना का दबाव काफी कम हो गया, लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। उसने ऐश की पीठ को देखा, जो चौड़ी तो नहीं थी लेकिन बहुत मजबूत थी, और उसे कारण समझ में आ गया। ऐश ने मिस्टी को पीछे हटने का आदेश दिया, जिसके बाद उसकी ऑरा पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसने प्रतिद्वंद्वी से आ रहे हल्के दबाव को रोक दिया। उसी समय वह अखाड़े में एक कदम आगे बढ़ा और गैस्टली का पोके बॉल निकाल लिया। पैलेट टाउन से ऐश चुनौती के लिए यहाँ आया है। तुम मेरी ही तरह एक राक्षस हो। ऐश के युद्ध के प्रस्ताव पर सबरीना ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने धीरे से अपने लाल होंठ खोले और चौंकाने वाले शब्द कहे। ये सुनकर ऐश का चेहरा उतर आया। उसे सीधे सीधे राक्षस कह देना, वह किस तरह की इंसान थी? रुको, क्या हम पहले कभी मिले भी हैं कि तुम मुझे राक्षस कह रहे हो? क्या तुम्हें लोगों से बात करना भी आता है? मैंने भविष्य दृष्टि में तुम्हें देखा है। सबरीना की आवाज़ सपाट और भावहीन रही, लेकिन उसके शब्दों ने वहां मौजूद तीनों लोगों को चौंका दिया। क्या उसने फ्यूचर साइट में ऐश को देखा था? भविष्य को सचमुच देखने की क्षमता रखने वाली फ्यूचर साइट पोकेमोन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली फ्यूचर साइट से बिल्कुल अलग चीज़ थी। सामान्य तौर पर फ्यूचर साइट नामक चाल एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग पोकेमोन भविष्य के लिए एक हमले को संग्रहित करने के लिए करते हैं। ये शाब्दिक रूप से भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है, लेकिन सबरीना के बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि उसकी भविष्य देखने की क्षमता वास्तव में भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम थी। क्या ये भी मानसिक शक्ति का उपयोग करने का एक तरीका था? ऐश को शायद समझ आ गया था कि वह उसे अपने जैसा राक्षस क्यों कहती है। एक व्यक्ति आभा शक्ति में विलक्षण था और दूसरा मानसिक शक्ति में विलक्षण था। दोनों ने ही इन क्षमताओं को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया था।
किसी पोकेमोन में ऑरा पावर के उतने विविध उपयोग नहीं हो सकते जितने ऐश के पास थे। इसी प्रकार पोकेमोन में मौजूद मानसिक शक्ति भविष्य की भविष्यवाणी करने के मामले में सबरीना के समान स्तर तक नहीं पहुंच सकी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी भविष्य दृष्टि ने मुझे जीतते या हारते हुए देखा था। मैंने युद्ध का परिणाम नहीं देखा। ये पहली बार है जब मैं पूर्ण भविष्य दृष्टि नहीं देख पाया हूँ। मुझे बस इतना पता है कि तुम भी मेरी तरह एक अपवाद हो, इसलिए मुझे तुम में बहुत दिलचस्पी है। मिस्टी, औरत, अपने शब्दों पर ध्यान दो। सबरीना की ओर मिस्टी की निगाहें तुरंत ही अनफ्रेंडली हो गईं। सबरीना चाहे कितनी भी ठंडी या भावहीन क्यों न हो, इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वह एक औरत थी और वह भी खूबसूरत। बस उसकी शख्सियत अजीब और ठंडी थी। इस स्तर की महिला द्वारा ऐश से ऐसी बातें कहना और ऐश की तरह विशेष क्षमताओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति होना मिस्टी को तुरंत असहज महसूस हुआ और वह सतर्क हो गई। उनके बगल में ब्रोआ का चेहरा भी बेहद अजीब हो गया। वैसे ऐश की किस्मत महिलाओं के मामले में बिल्कुल भी खराब नहीं लग रही थी। मैं भी तुम में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन अब लड़ाई का समय है। मुझे नियम बताओ। ऐश जिस दिलचस्पी की बात कर रहा था वह पूरी तरह से सबरीना की मानसिक शक्ति में दिलचस्पी थी। हालांकि ये सुनकर मिस्टी का मूड और भी खराब हो गया। सबरीना धीरे धीरे पर्दे के पीछे अपनी सीट से नीचे उतरी और युद्ध क्षेत्र में खड़ी हो गई। उसके बगल में चुपचाप एक पोके बॉल प्रकट हुई। आमने सामने की लड़ाई। जिसका पोकेमोन पहले हारेगा वो हार जाएगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें सैफ्रॉन जिम बेच दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहीं रुककर मेरे साथ खेलना होगा। मिस्टी, इस औरत को क्या हो गया है? क्या सच में उसे ऐश से प्यार हो गया है? ये पहली बार है जब वह ऐश से मिली है। क्या ऐश का आकर्षण वाकई इतना ज़बरदस्त है? ऐश भी सबरीना के अनुरोध से थोड़ा हैरान था। उसने पहले सुना था कि सबरीना से हारने का अंजाम भयानक होगा। क्या वह अंजाम सिर्फ उसके साथ खेल रहा था? ये तो उतना भयानक नहीं लग रहा था। सबरीना थोड़ी रूखी, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली और कुछ हद तक निर्दयी प्रतीत होती थी, फिर भी वह बेमिसाल खूबसूरत थी। उसके साथ खेलना कोई डरावना अनुभव नहीं होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह ... मुझे पूछने दो, तुम मेरे साथ क्या खेलना चाहते हो? खेल? ऐश पहले तो तुरंत सहमत होना चाहता था, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने पूछा। यह एक खेल है? अरे, बस एक खेल है तो फिर कोई बात नहीं। हारने पर भी मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। लेकिन क्या तुम सच में इतने ऊब चुके हो? क्या तुम चाहते हो कि चुनौती देने वाले भी तुम्हारे साथ खेल खेलें? ये सुनकर कि यह एक खेल है, ऐश तुरंत मान गया। साथ ही उसे लगा कि नर्स जॉय और प्रोफेसर ओक ने बात को बड़ा चढ़ाकर बताया है। सैफ्रॉन जिम इतना डरावना बिल्कुल नहीं था। ये तो बस एक ठंडी सी दिखने वाली लड़की के साथ एक खेल था। भला इसे डरावना कैसे माना जा सकता है? क्या ऐसा है? तो फिर तुम्हें गुड़िया बनकर मेरे साथ खेलना होगा। ऐश। जैसे ही सबरीना ने ये कहा, सभी को रोंगटे खड़े हो गए। किस तरह के खेल में किसी को गुड़िया में बदलना शामिल है? क्या ये खेल वाकई अच्छा है? ऐश ने तुरंत सबरीना के हाथ में मौजूद गुड़िया की ओर देखा, लेकिन उसे उससे कोई आभा महसूस नहीं हुई। इससे ये संकेत मिला कि सबरीना के हाथ में मौजूद गुड़िया एक रूपांतरित मानव नहीं थी, जिससे ऐश को कुछ हद तक राहत मिली। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि गुड़िया में बदल जाने का क्या मतलब होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। ये संभवतः वही अमानवीय व्यवहार था जिसके बारे में नर्स जॉय और प्रोफेसर ओक ने सैफ्रॉन जिम में एक चुनौती में असफल होने के बाद बात की थी। सैफ्रॉन जिम के बारे में वह सच्चाई जिससे हर कोई डरता था। खेलने से मेरा मतलब सामान्य खेल था, न कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए गुड़िया बन जाना। इसके लिए तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए। ऐश ने तुरंत अपनी बात वापस ले ली। जीतने पर भी सबरीना के साथ खेलने की उस बेतुकी बात को जाहिर तौर पर गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था। धिक्कार है। उसे लगा था कि ये तो बस सामान्य खेल या पोकेमोन की लड़ाई है। भला किसने सोचा होगा कि उसका मतलब उसे गुड़िया में बदलना होगा? ऐश, तुम्हें जीतना ही होगा। तुम बिल्कुल हार नहीं सकते, ऐश। ऐश के पीछे मिस्टी और ब्रोआ भी उसका हौसला बढ़ा रहे थे। अगर ऐश सचमुच गुड़िया बन जाता तो ये कल्पना करना मुश्किल था कि उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता। नियम ये है कि एक मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। जिम लीडर होने के नाते मैं अपने पोकेमोन को पहले मैदान में उतारूंगी। सबरीना ने ऐश को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने बगल में एक पोके बॉल छोड़ी, जो अचानक मैदान में जा गिरी। पोके बॉल फट गई और मैदान पर एक सुनहरा पोकेमोन प्रकट हुआ। कड़बरा। वह पोकेमोन देखने में लोमड़ी जैसा था। उसके माथे पर 5 कोनों वाला तारा बना था और मुंह के कोनों से 2 मूंछें निकली हुई थीं। उसकी बड़ी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी और उसने हाथ में एक चम्मच पकड़ रखा था। मानसिक शक्ति वाला पोकेमोन कड़बरा। ये देखकर कि सबरीना ने कडाब्रा को भेजा था, मिस्टी और ब्रोआ दोनों ने अवचेतन रूप से राहत की सांस ली। कभी कभी किसी पोकेमोन का विकास हुआ है या नहीं, यह उसकी ताकत को दर्शाता है।
सामान्य तौर पर जो पोकेमोन अपने अंतिम रूप तक नहीं पहुंचे हैं वे बहुत शक्तिशाली नहीं होते। जो बिना विकास किए ही चरम शक्ति तक पहुंच जाते हैं वे तो अल्पसंख्यक ही होते हैं। विशेषकर जिम लीडर्स के लिए उनके शक्तिशाली पोकेमोन लगभग अपनी चरम सीमा तक विकसित हो चुके होते हैं। उदाहरण के लिए, जब ब्रॉ प्यूटर जिम में था तब उसके पास एक गोलेम था जो अपने अंतिम रूप में विकसित हो चुका था और पेशेवर स्तर की ताकत रखता था। तो सामान्य तौर पर यदि किसी पोकेमोन का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च है तो वह अपने अंतिम चरण में विकसित हो जाएगा। चून की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उनमें से कोई भी काडाब्रा का स्तर नहीं देख सका, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि यह पेशेवर स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वह उस स्तर का पोकेमोन होता तो ऐश उससे निपट सकता था। वैसे देखा जाए तो सबरीना बहुत छोटी लग रही थी। हालांकि उसका शरीर एक परिपक्व बड़ी बहन जैसा दिखता था, लेकिन ब्रॉ के अनुभव के आधार पर उसकी उम्र 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, शायद 18 के आसपास। 18 वर्ष की आयु में माता पिता से पोकेमोन विरासत में प्राप्त किए बिना पेशेवर स्तर की ताकत होना काफ़ी अच्छा माना जाता था। हालांकि सैफ्रॉन जिम की कथित ताकत की तुलना में ये स्तर अभी भी थोड़ा कम था। आखिरकार सैफ्रॉन जिम कांटो के 4 प्रमुख जिमों में से एक के रूप में जाना जाता था और इसकी ताकत निश्चित रूप से एलीट 4 स्तर की थी। शायद ये सबरीना का मुख्य पोकेमोन नहीं था, ब्रॉ ने मन ही मन सोचा। हालांकि मिस्टी और ब्रॉ के विपरीत जिन्हें राहत मिली, काडाब्रा को देखकर ऐश का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। इस काडाब्रा की ताकत असाधारण थी और यह सिर्फ हाल ही में हासिल किया गया एलीट स्तर नहीं था, इसकी ताकत पहले ही मध्य एलीट स्तर तक पहुंच चुकी थी। सैफ्रॉन जिम से यही उम्मीद थी, जो 4 प्रमुख जिमों में से एक है। इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। जी नहीं, इसे सिर्फ कम नहीं आंका जा सकता ही नहीं कहा जा सकता। एक एलीट लेवल के पोकेमोन को मैदान में उतारने पर बाकी लोग कैसे मुकाबला कर पाएंगे? सामान्य तौर पर सैफ्रॉन जिम बैज हासिल करना नामुमकिन होना चाहिए। भला कौन जिम चैलेंज के लिए एलीट लेवल के खिलाड़ी से लड़ता है? सैफ्रॉन जिम बैज अभी तक किसी ने क्यों नहीं लिया? इसके पीछे एक कारण है। नौसिखिया प्रशिक्षकों की बात छोड़िए, अनुभवी प्रशिक्षकों में भी कितने लोग किसी कुलीन प्रशिक्षक से मुकाबला कर सकते हैं? कुलीन स्तर पहले से ही इस दुनिया के शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। जिम में आना नियमों का सरासर उल्लंघन था। इतना ही नहीं, सामने वाला प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण एलीट पहलवान नहीं था। अगर उसने गैस्टली को नहीं पकड़ा होता तो ऐश को लगता कि सैफ्रॉन जिम को देखकर ही वह कुचल जाता। जब तक वह खुद ऊपर नहीं गया, उसके पिछले पोकेमोन सैफ्रॉन जिम से कैसे लड़ सकते थे? मैं तुम्हें चुनता हूं, गैस्टली का प्रकाश की एक चमक के साथ भयानक गैस्टली मैदान में प्रकट हुआ। जी जी जी, इस बार प्रतिद्वंदी लड़की है। अरे वाह, ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है। तो तुमने मुझे सिर्फ इसी से लड़ने के लिए पकड़ा है? सच कहूं तो इस लड़की के अंदर असीम मानसिक शक्ति है। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, राक्षस। गैस्टली बाहर आते ही बड़बड़ाने लगा, जिससे ऐश के माथे पर काली लकीरें पड़ गईं। मेरे जैसे राक्षस से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ठीक से बोल नहीं सकते? अगर नहीं तो बस जिए 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 ही बोलो। बेशर्मी दिखाना बंद करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रतिद्वंदी को कम मत समझो, खुद को बेखबर मत छोड़ो। हाँ हाँ, मुझे पता है, गैस्टली ने आधे मन से जवाब दिया और फिर अपनी भयानक निगाहें प्रतिद्वंद्वी पर टिका दीं। दूसरी ओर सबरीना के भावहीन चेहरे पर कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो वह आश्चर्य का भाव दिखाना चाहती हो, लेकिन उसका ठंडा चेहरा बहुत लंबे समय से वैसा ही बना हुआ था, जिसके कारण उसके लिए अपने भावों को बदलना असंभव हो गया था। ये पहली बार था जब उसने किसी बात करने वाले गैस्टली को देखा था और अपनी मानसिक क्षमताओं के माध्यम से देखी गई शक्ति से इस गैस्टली की ताकत उसके कडाब्रा की ताकत से भी कहीं अधिक प्रतीत हुई। फ्यूचर साइट से मिली तस्वीरों में उसने सिर्फ ऐश को आते हुए देखा था और कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अपनी शक्ति से वह ऐश से जुड़े भविष्य की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर सकती थी। ऐश की छवि देख पाना ही उसकी क्षमता की सीमा थी, इसलिए सबरीना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐश किन पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा। अब गैस्टली को देखने के बाद सबरीना की ऐश में दिलचस्पी और भी बढ़ गई। मैं सचमुच उसे गुड़िया में बदलना चाहती हूँ और उसे अपने पास रखना चाहती हूँ। सबरीना की लाल आंखों में अभूतपूर्व भावनात्मक रंग झलक रहा था। उसे जीतना ही था। शुरू से ही पूरी ताकत लगा देते हैं काडाब्रा। कड़ा, शुरू से ही पूरी ताकत, इसका क्या मतलब है? इससे पहले कि ऐश और बाकी लोग उन शब्दों का अर्थ समझ पाते, सबरीना की आंखें अचानक गहरे नीले प्रकाश से चमक उठीं और काडाब्रा का शरीर एक शानदार चमक के साथ फट पड़ा। विकास का प्रकाश। ताइवान के उपन्यास कभी भी केनेसन कम पर पढ़ें। जैसे ही सबरीना की आंखें प्रकाश से जगमगा उठी, काडाब्रा के शरीर से भी विकास का प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश धीरे धीरे क्षीण हो गया और सबके सामने एक बिल्कुल नया काडाब्रा प्रकट हुआ। वह एक सुनहरी लोमड़ी थी जो देखने में काफी परिपक्व लग रही थी। काडाब्रा का विकास अल्काज़म।
कडाब्रा की तुलना में अलाकाज़म अधिक परिपक्व और स्थिर प्रतीत होता था और उसमें बुद्धिमत्ता की भावना थी। अलाकाज़म, साई पोकेमोन, कडाब्रा का विकसित रूप। इसका मस्तिष्क एक सुपरकंप्यूटर जितना उन्नत है, विभिन्न मानसिक शक्तियों का उत्सर्जन कर सकता है। ऐश ने अपना लंबे समय से अप्रयुक्त पोकेडेक्स खोला और अलाकाज़म को स्कैन किया। स्कैन के अनुसार ये वास्तव में एक असली अलाकाज़म था। दूसरे शब्दों में कहें तो कडाब्रा पल भर में विकसित हो गया, और सबरीना के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह अलाकाज़म को अपनी इच्छा से विकसित होने दे सकती है। इस वजह से ऐश ने गैस्टली को एक अजीब नज़र से देखा। क्या चल रहा है? क्या स्वतंत्र विकास एक ऐसा कौशल नहीं है जिसे आपने 1000 साल लगाकर सीखा है? कोई और भी इसे कैसे कर सकता है? गैस्टली ने असहाय भाव से जवाब दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? जिस छोटी लड़की से तुम मुझे लड़वा रहे हो, वह तो थोड़ी सन की है। फ्री इवोल्यूशन एक ऐसा कौशल था जिसे सीखने के लिए उसने बहुत अधिक प्रयास किया था, फिर भी ये लड़की भी एक पोकेमोन के फ्री इवोल्यूशन को नियंत्रित करने में सक्षम प्रतीत होती थी। वह अपने आप स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता था, जबकि उसके सामने वाला पोकेमोन उस लड़की के नियंत्रण में विकसित हो रहा था। तो वह अजीबोगरीब पोकेमोन कडाब्रा नहीं, बल्कि सबरीना थी। कडाब्रा के अलाकाज़म में विकसित होने के बाद उसकी ताकत सीधे उच्च स्तरीय एलीट 4 लेवल तक पहुंच गई, जो गैस्टली के समान स्तर है। सबरीना ने न केवल कडाब्रा को विकसित किया बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ा दी। ये वाकई थोड़ा अजीब था। हालांकि ऐश को जल्द ही मुख्य बात समझ आ गई। शायद बात यह नहीं थी कि कडाब्रा के विकास से उसकी ताकत बढ़ी, बल्कि यह थी कि कडाब्रा पहले से ही एलीट 4 के उच्च स्तरीय योद्धा था। उसकी ताकत में गिरावट केवल इसलिए आई थी क्योंकि उसका विकास रोक दिया गया था। ये सबरीना और उसके पोकेमोन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक अनोखी प्रशिक्षण विधि हो सकती है। दरअसल यही स्थिति थी। हालांकि विकास से स्तर में प्रगति होती है, सैद्धांतिक रूप से एक ही विकास से एलीट 4 रैंक के भीतर एक उपस्तर को पार करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। एलीट 4 के उच्च स्तरीय स्तर पर पहुंचना ही अलाकाज़म की असली क्षमता थी। पहले जिम के प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करते समय सबरीना हमेशा अलाकाज़म को उसके अब्रा रूप में परिवर्तित कर देती थी। साधारण प्रतिद्वंद्वी भी अब्रा को हरा नहीं पाए, इसलिए सबरीना को अब्रा को विकसित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब्रा रूप बनाए रखना सबरीना और अलाकाज़म दोनों के लिए मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का एक तरीका था। लेकिन अब उसे ऐश और गेंगर से भारी दबाव महसूस हो रहा था। इस प्रकार उसने खुद को रोकना बंद कर दिया और कडाब्रा को उसके अलाकाज़म रूप में लौटने दिया, जिससे उसकी दमित मानसिक शक्ति मुक्त हो गई। गैस्टली, तुम भी विकसित हो जाओ। ठीक है, ठीक है, गैस्टली ने जवाब दिया और उसके शरीर से विकास का प्रकाश फूट पड़ा। कुछ ही क्षण बाद गेंगर मैदान में प्रकट हुआ। गैस्टली के विकास से कडाब्रा की तरह उसके स्तर में वृद्धि नहीं हुई। आखिरकार ये शक्ति को दबाने के कारण हुई गिरावट नहीं थी। इसके बजाय उसने 1000 वर्षों में सीखी हुई रूपांतरण क्षमता का उपयोग करते हुए खुद को पीछे की ओर धकेल दिया था। इसलिए चाहे उसका विकास हो या पतन, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ब्रॉयर और मिस्टी दोनों पोकेमोन को एक के बाद एक विकसित होते हुए देखकर क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। उन्होंने पहली बार इस तरह का मुकाबला देखा था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही दोनों पोकेमोन विकसित हो गए। जिसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वह सोचेगा कि पोकेमोन अपनी मर्जी से विकसित और पुनर्जीवित हो सकते हैं। आइए शुरू करें। अलाकाज़म, साई बीम। जैसे ही सबरीना बोली, अलाकाज़म ने अपने चम्मचों को अपने सामने क्रॉस किया और उनमें से रंगीन प्रकाश की एक किरण निकली। गेंगर, शैडो बॉल। गेंगर ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे और उसकी हथेलियों में एक गहरे काले रंग का ऊर्जा गोला बन गया। हवा में ही दोनों चालें आपस में टकरा गईं, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। इसका असर चारों ओर फैल गया। एलीट 4 लेवल की लड़ाई एक सामान्य अखाड़े के बस की बात नहीं थी। इन दो हमलों के प्रभाव से पूरा जिम हिल गया। सबरीना को जिम की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह टक्कर के स्थान को देख रही थी। उसके ठंडे चेहरे पर थोड़ी सी हलचल हुई, जिससे उत्साह की झलक दिखाई दी। क्या अलाकाज़म भी एलीट 4 लेवल का है? अरे, अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो जिम रह जाएगा। टक्कर के बाद ही मिस्टी को एहसास हुआ कि अलाकाज़म एक एलीट 4 लेवल का पोकेमोन है और गेंगर से कम शक्तिशाली नहीं है। लेकिन एक और समस्या ये थी कि दो एलीट 4 लेवल पोकेमोन के आपस में भिड़ने से जिम ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। भले ही सैफ्रॉन जिम के पास पर्याप्त धन हो और वह उत्कृष्ट सामग्रियों से निर्मित हो, फिर भी वह दो एलीट 4 लेवल पोकेमोन के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता। किनारे से मैच देख रहे उन दोनों को खतरा हो सकता है। मिस्टी की चीख सुनकर ऐश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह पिकाचू को पकड़े हुए थी और बिजली के झटके से लगभग उड़ ही गई थी। उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और उसके शरीर से धीरे धीरे नीली रोशनी निकलने लगी। तुरंत बाद एक स्पष्ट नीले रंग की दीवार ने पूरे मैदान को घेर लिया। वह अवरोधक चौकोर था, जो अखाड़े के चारों कोनों के साथ पूरी तरह से संरेखित था और एक नीले रंग का अवरोधक छत को भी ढके हुए था। जैसे ही अवरोध प्रकट हुआ, मैदान के बाहर उत्पन्न झटकों का प्रभाव तुरंत गायब हो गया।
तूफान जैसी हवाओं के गायब होने का एहसास होते ही मिस्टी ने अपनी आंखें खोलीं, जिन्हें उसने सहज रूप से बंद कर लिया था। क्या हुआ? ये अचानक कैसे हो गया? ऐश, क्या तुमने ये बैरियर बनाया? मिस्टी अपना सवाल पूरा कर पाती तभी उसने मैदान को ढकने वाला नीला बैरियर देखा। चूंकि सबरीना की मानसिक शक्ति और ऐश की आभा शक्ति दोनों नीली थी, इसलिए मिस्टी को नहीं पता था कि मैदान पर उस चीज़ को किसने बनाया था। हाँ, यह मैंने ऑरा का उपयोग करके बनाया है। इसे 2 एलीट 4 लेवल पोकेमोन के बीच लड़ाई में टिके रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गेंगर, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो। बकवास, मैं तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। गेंगर ने दोनों हाथों से आगे धकेलते हुए शैडो बॉल को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। गेंगर के प्रयास से शैडो बॉल धीरे धीरे साइबीम को दबा रही थी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो गेंगर अभी भी थोड़ा ज़्यादा मजबूत था। कुछ ही क्षणों बाद गेंगर के शैडो बॉल ने प्रतिद्वंदी के साइबीम को चकनाचूर कर दिया और सीधे अलाकाज़म के चेहरे की ओर बढ़ गया। टेलीपोर्ट, सबरीना ने शांत भाव से आदेश दिया। अलाकाज़म की आकृति पल भर में अपने स्थान से गायब हो गई। शैडो बॉल चूक गई और ऐश द्वारा बनाई गई बाधा से टकरा गई। बाधा पर कुछ हल्की लहरें दिखाई देने के बाद शैडो बॉल की शक्ति को बेअसर करने से पहले वह जरा भी नहीं हिली। ये देखकर गेंगर ने अपना सिर घुमाया और ऐश को ऐसे देखा मानो वह कोई राक्षस हो। पिछली लड़ाई के बाद उसे लगा था कि वह ऐश को अच्छी तरह समझ चुका है और उसे लगा था कि ऐश की हार सिर्फ एक पल की नासमझी की वजह से हुई थी। लेकिन असल में ऐश ने जो शक्ति दिखाई थी वह तो बस हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा थी। अगर ऐश ने लड़ाई के दौरान उसे भागने से रोकने के लिए ऐसी कोई बाधा खड़ी कर दी होती तो शायद लड़ाई और भी जल्दी खत्म हो जाती। मिस्टी और ब्रॉ ने भी ऐश को ऐसे देखा मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे जानते थे कि ऐश में अवरोध बनाने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का सीधे तौर पर एलीट 4 के उच्च स्तरीय गेंगर के पूरे बल के हमले को रोकना वाकई अविश्वसनीय था। ये व्यावहारिक रूप से एलीट 4 लेवल के पोकेमोन द्वारा प्रोटेक का उपयोग करने के बराबर था, और वह भी बड़े पैमाने पर प्रोटेक का उपयोग। सबरीना की ठंडी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह सचमुच उसकी तरह ही एक असाधारण प्राणी था, जो वही सब कुछ कर सकता था जो वह कर सकती थी। हालांकि वे अभी भी एक लड़ाई के बीच में थे। अपनी हैरानी के बावजूद सबरीना ने अलाकाज़म को हमले की तैयारी जारी रखने का आदेश दिया। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? लड़ाई पर ध्यान दो। ऊपर, शैडो बॉल। गेंगर को हैरानी से घूरते देख ऐश ने झट से आदेश दिया। लड़ाई के दौरान आपका ध्यान भटकना नामुमकिन है, खासकर तब जब सामने वाला पोकेमोन एलीट 4 लेवल का हो। एक पल का भी ध्यान भटकना खेल का अंत। ऐश के कहने पर गेंगर ने तुरंत एक शैडो बॉल बनाई और बिना सोचे समझे उसे ऊपर की ओर दाग दिया। घोर काली ऊर्जा गेंद हवा में तेजी से गुजरी। अलाकाज़म छत पर प्रकट हुआ, जिसने पहले से ही एक मानसिक शक्ति तैयार कर रखी थी। उसकी विशाल मानसिक शक्ति शैडो बॉल से टकराने के लिए उमड़ पड़ी। चालों के इस दूसरे टकराव में शैडो बॉल के लिए प्रतिद्वंद्वी के हमले को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं था। एक तरफ अलाकाज़म ने साइकिक का उपयोग करने से पहले कुछ क्षणों के लिए शक्ति एकत्रित की थी, जबकि गेंगर ने जल्दबाजी में शैडो बॉल दागी थी। दूसरी ओर पिछली साइबीम शक्ति के मामले में साइकिक की बराबरी नहीं कर सकती थी। इसलिए अब जब उनके हमले फिर से टकरा रहे थे तो गेंगर का हमला वास्तव में दब रहा था। गेंगर, डार्क टाइप पोकेमोन में बदल जाओ। ऐश ने फिर से आदेश दिया जब उसने साइकिक को शैडो बॉल को कुचलते और गेंगर की ओर बढ़ते देखा। गेंगर की आंखें चारों ओर दौड़ीं और फिर अपने शरीर को हिलाते हुए मैदान पर एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ, रेगिस्तानी अत्याचारी टायरानाइटर। साइकिक ने टायरानाइटर पर जोरदार हमला किया, लेकिन इससे उसे रत्ती भर भी क्षति नहीं हुई। टायरानाइटर ने अपने पेट पर हाथ फेरा, मानो कह रहा हो, क्या ये सिर्फ गुदगुदी है? गेंगर के रूप परिवर्तन को देखकर सबरीना दंग रह गई। उसके ठंडे चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखाई दी। हालांकि वह शायद ही कभी बाहर जाती थी और साइकिक टाइप के पोकेमोन के अलावा अन्य पोकेमोन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, फिर भी वह गेंगर जैसे पोकेमोन के बारे में जानती थी जो उनके खिलाफ कारगर थे। गेंगर कब से डिट्टो के कार्य करने लगा, और यह बिना किसी शारीरिक संदर्भ के दूसरे प्रकार के पोकेमोन में परिवर्तित हो गया। इससे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बुरा नहीं है बच्चे, तुमने टाइप एडवांटेज अच्छे से याद कर लिए हैं, गेंगर ने मुस्कुराते हुए कहा और ऐश की तारीफ करते हुए अपने असली रूप में वापस आ गया। साइकिक टाइप के हमले डार्क टाइप के पोकेमोन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि दोनों के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा भले ही टाइप आधारित हमला नुकसान न पहुंचाए, फिर भी उसमें मौजूद ऊर्जा पोकेमोन को कड़ी टक्कर देने के लिए काफ़ी होगी। फिर भी वास्तविक दुनिया केवल गेम डेटा नहीं है। टाइप एडवांटेज और इम्यूनिटी पूर्ण रूप से मान्य नहीं है। यहाँ तक कि घोस्ट टाइप पोकेमोन भी फाइटिंग टाइप पोकेमोन के मूव में निहित ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है, यदि उसकी ऊर्जा काफ़ी मजबूत हो। ये गेंगर सचमुच एक विलक्षण प्राणी है। अगर ऐश खुद कार्रवाई नहीं करता तो शायद चैंपियन स्तर का पोकेमोन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ब्रॉ ने बगल से टिप्पणी की।
दुनिया में लिबेरो नामक एक क्षमता मौजूद है जिसमें पोकेमोन का प्रकार उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली चाल के अनुरूप बदल जाता है, जिससे उसे स्टैप का लाभ मिलता है। लेकिन इस तरह के रूपांतरण के लिए प्रकार बदलने की क्षमता का उपयोग करना आवश्यक है। ऐश का गेंगर बहुत ही अनोखा था, वह बिना किसी माध्यम या कौशल के सीधे रूप बदल सकता था। दुनिया में ऐसा हास्यास्पद पोकेमोन कैसे हो सकता है? अल्काज़म टेलीपोर्ट। शुरुआती सदमे के बाद सबरीना ने फिर से अपने आक्रमण की योजना बनाना शुरू कर दिया। अलाकाज़म मैदान में लगातार झिलमिलाने लगा, उसकी आकृति मायावी थी और गेंगर के लिए उसे पकड़ना असंभव हो गया था। साइशॉक गेंगर। हालांकि वह प्रतिद्वंदी को पकड़ नहीं सका क्योंकि वे फिर से साइकिक टाइप मूव का इस्तेमाल कर रहे थे। गेंगर को बस एक बार फिर डार्क टाइप पोकेमोन में बदलने की जरूरत थी। गेंगर वापस टायरानाइटर में बदल गया, उसकी आंखें लगातार स्कैन कर रही थीं। जब तक प्रतिद्वंदी खुद को प्रकट नहीं करता, वह उनके साइकिक हमलों से अप्रभावित रहते हुए जवाबी हमला कर सकता था। मानसिक शक्ति से उत्पन्न एक तीव्र आघात शून्य से निकला, लेकिन टायरानाइटर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने उसे सीधे बेअसर कर दिया। हालांकि उसी समय अचानक टायरानाइटर के पीछे अलाकाज़म प्रकट हुआ, उसके हाथों में एक हरी ऊर्जा गेंद बन गई जिसे उसने जोरदार तरीके से दागा। गेंगर, सावधान रहो। ऐश ने तुरंत चेतावनी दी जब उसने देखा कि अलाकाज़म बिना किसी चेतावनी के रूपांतरित गेंगर के पीछे प्रकट हो गया है, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी। अलाकाज़म द्वारा संघनित की गई घास प्रकार की ऊर्जा गेंद गेंगर की पीठ पर जा टकराए। बैंग। टायरानाइटर एक डार्क और रॉक टाइप है, एक एनर्जी बॉल इसे भयानक नुकसान पहुंचाएगी। मैदान में एक जोरदार धमाका हुआ। टायरानाइटर का संतुलन बिगड़ गया और वह तुरंत अपने मूल गेंगर रूप में वापस आ गया और जमीन पर लुढ़कता हुआ ऐश द्वारा बनाई गई बाधा से टकरा गया। फुफकार। आह आह आह, ये क्या बकवास है? एक साइकिक टाइप पोकेमोन ग्रास टाइप मूव का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये तो धोखा है। धोखा। गेंगर ने अपने छोटे हाथों से अपनी पीठ रगड़ते हुए बड़बड़ाया। एस रैंक स्टेमिना वाले व्यक्ति के लिए ये हमला उतना नुकसानदायक नहीं था, लेकिन इससे उसे बहुत दर्द हुआ। अगर तुम धोखे की बात कर रहे हो तो क्या उस डार्क टाइप पोकेमोन में बदलना भी धोखा नहीं था? सबरीना ने भावहीन स्वर में कहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस आदमी में उसे धोखेबाज कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये पहली बार था जब उसने इतने बेशर्म पोकेमोन का सामना किया था। इस बीच ऐश के चेहरे पर सोच विचार के भाव थे। हालांकि यह बातचीत क्षणिक थी, लेकिन इसने अलाकाज़म और सबरीना की कई क्षमताओं को उजागर कर दिया था। पहली बात तो अलाकाज़म की एक साथ कई काम करने की क्षमता थी। टेलीपोर्ट, साइशॉक और एनर्जी बॉल, ये तीनों मूव्स एक दूसरे के लगभग एक सेकंड के भीतर ही इस्तेमाल किए गए थे। विशेष रूप से अलाकाज़म लगातार टेलीपोर्ट का उपयोग कर रहा था। नंगी आंखों से देखने पर यह अदृश्य था और इस चाल का उपयोग अन्य दो चालों के साथ साथ किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि ऐश ने पहले कभी मूव स्टैकिंग देखी हो। गैरी का वोटोटल इसका एक उदाहरण था। लेकिन वोटोटल की चालें एक साथ नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से जारी की गईं। एक साथ कई चालें चलना ऐसा है जैसे एक हाथ से गोला बनाना और दूसरे हाथ से वर्ग बनाना, ये बेहद मुश्किल है। आमतौर पर केवल शक्तिशाली मानसिक शक्ति वाले साइकिक टाइप पोकेमोन ही ऐसा कर सकते हैं, और वो भी कोई आम साइकिक टाइप पोकेमोन नहीं। इस अलाकाज़म से निपटना वाकई बेहद मुश्किल था, लेकिन इससे भी ज़्यादा परेशानी वाला इसके पीछे का ट्रेनर था। अभी अभी अलाकाज़म की गतिविधियों की श्रृंखला को सबरीना से कोई आदेश नहीं मिला था। शुरुआती टेलीपोर्ट को छोड़कर बाद में उपयोग किए गए सभी कौशल अलाकाज़म के अपने थे। जैसे ही अलाकाज़म ने गेंगर को टायरानाइटर में बदलते देखा, उसने घास प्रकार की एनर्जी बॉल का इस्तेमाल किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसने गेंगर की चाल का अनुमान लगा लिया था। लेकिन ये काम अकेले अलाकाज़म द्वारा नहीं किया जा सकता था, इसमें सबरीना के निर्देश अवश्य शामिल रहे होंगे। सबरीना जैसी शक्तिशाली ट्रेनर के साथ पोकेमोन द्वारा आदेशों का उल्लंघन करने जैसी घटना नहीं होगी, और न ही पोकेमोन द्वारा मनमाने ढंग से हमले के लिए अपनी चाल बदलने जैसी कोई घटना होगी। इसलिए अलाकाज़म के हमले के पीछे निश्चित रूप से सबरीना के निर्देश रहे होंगे। लेकिन चूंकि सबरीना ने कुछ नहीं बोला था, इसलिए केवल एक ही जवाब था। सबरीना ने टेलीपैथी का इस्तेमाल किया था। पोकेमोन भी पेचीदा है और ट्रेनर भी, इस जिम से निपटना वाकई मुश्किल है। ऐश ने अफसोस जताते हुए कहा, और उसके शरीर में मौजूद ऑरा पावर सक्रिय हो गई। सच कहें तो इसकी शुरुआत तो आपने ही की थी। गेंगर, ताना मारो। साइकिक टाइप पोकेमोन की सबसे बड़ी समस्या उनकी क्षमताओं की विविधता है। फिलहाल अलाकाज़म ने केवल टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया है। अगर यह बाद में लाइट स्क्रीन, रिफ्लेक्ट, एली स्विच या नेस्टी प्लॉट जैसी क्षमताओं का इस्तेमाल करता है तो असली मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अब ऐश को सबसे पहले प्रतिद्वंदी के कौशल को निष्क्रिय करना था। जब तक कि वे खतरनाक स्टेटस मूव्स मौजूद न हो, गेंगर सीधे मुकाबले में हार नहीं सकता था। टेलीपोर्ट। सबरीना की आवाज़ शांत और उदासीन थी। अलाकाज़म तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और उसकी आकृति लगातार मैदान में इधर उधर घूमती रही।
इस आवृत्ति पर टेलीपोर्ट के साथ ताना मारने से प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साधना संभव नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा जब गेंगर अलाकाज़म का पीछा करते करते थक गया था, तब अलाकाज़म ने गेंगर की सुरक्षा में एक मौका पाकर जवाबी हमला किया, जिससे गेंगर को नुकसान पहुंचा। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर था कि ऐश वहां मौजूद न हो। किसी और पावर उपयोगकर्ता के सामने इस तरह के परिवर्तनशील धोखेबाज कौशल का प्रदर्शन करना, कोई केवल यही कह सकता है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना है। सामने बाईं ओर ताना मारो। ऐश की आवाज़ बंद होते ही गेंगर ने बिना किसी झिझक के सीधे सामने बाईं ओर इशारा किया। जैसे ही संकेत देने का इशारा किया गया, अलाकाज़म की सभी स्टेटस मूव्स तुरंत सील हो गईं। ऐश की ऑरा पावर के सामने सभी धोखे भरी चालों के छिपने की कोई जगह नहीं होगी। अलाकाज़म, जो टेलीपोर्ट का उपयोग कर रहा था, अचानक उस दिशा में जम गया जहां गेंगर ने ताना मारने का निर्देश दिया था। ये देखकर सबरीना के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अलाकाज़म की टेलीपोर्ट फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी, फिर भी प्रतिद्वंद्वी ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद सबरीना ने अपनी नज़र ऐश की ओर घुमाई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक तरह की समझदारी झलक रही थी। तो बस यही बात है, क्या उसने भी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल उसी की तरह करना शुरू कर दिया है? इसके बाद ये सिर्फ पोकेमोन के बीच ही द्वंद्व नहीं होगा, बल्कि प्रशिक्षकों के बीच भी द्वंद्व होगा। अब गेंगर नाइट शेड का डैमेज लेवल के साथ बढ़ता है। गेंगर की वर्तमान उच्च स्तरीय एलीट 4 लेवल की ताकत के साथ नाइट शेड की शक्ति शैडो बॉल से किसी भी तरह कम नहीं थी, और यह प्रतिद्वंदी के डिफेंस को कुछ हद तक नज़रअंदाज भी कर सकती थी। अगर यह निशाने पर लगा तो काफ़ी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा। वास्तव में ड्रैगन रेज को फिनिशर मूव कहा जा सकता है, इसलिए नाइट शेड, जो ड्रैगन रेज के समान है, को भी उसी तरह सेट किया गया है। जर्नीज में ऐश ने नाइट शेड को गेंगर के मुख्य आउटपुट स्किल के रूप में भी इस्तेमाल किया था। गेंगर की लाल आंखों से अचानक स्याही जैसी काली किरण निकली। दुर्भावनापूर्ण ऊर्जा से भरी वह किरण हवा को चीरती हुई अलाकाज़म की ओर बढ़ी। सबरीना की आंखों में नीली रोशनी तेजी से चमकी। अगले ही पल अलाकाज़म के शरीर से एक दबी हुई आवाज़ आई, टेलीपोर्ट। उसकी ठंडी आवाज़ गूंजी और अलाकाज़म एक बार फिर गेंगर के सामने से गायब हो गया, जिससे नाइट शेड का निशाना चूक गया। ऐश, अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तो पहले ही ताना मार दिया था, फिर भी टेलीपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो? क्या मजाक कर रहे हो? ये बात एक पल के लिए ऐश की समझ से परे थी, लेकिन फिर भी ऐश के ऑरा द्वारा प्रतिद्वंद्वी के स्थान का सटीक रूप से पता लगा लिया गया। तो गेंगर, पीछे मुड़ो, तुम्हें मिल गया। गेंगर के होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसका शरीर तेजी से घूम गया। नाइट शेड ने भी उसका पीछा करते हुए अपनी दिशा बदल ली। स्याही जैसी काली किरण ऐश द्वारा बताए गए दिशा की ओर तेजी से बढ़ी। अगले ही पल अलाकाज़म हवा में प्रकट हुआ और उसका सामना एक शक्तिशाली काली किरण से हुआ। धमाका! नाइट शेड ने अपना निशाना साधा और हवा में धुएं का एक विशाल बादल उठ खड़ा हुआ। धुएं से एक सुनहरी आकृति गिरी और जमीन पर जा गिरी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि प्रतिद्वंद्वी ने ताना मारने की शक्ति को क्यों भेद दिया। नाइट शेड सीधे उसके शरीर पर जा गिरा। इससे अलाकाज़म को काफ़ी नुकसान हुआ। क्या हो रहा है? क्या गेंगर ने ताना नहीं मारा? अलाकाज़म अभी भी टेलीपोर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? मिस्टी ने पीछे से कुछ उलझन में पूछा। जब तक पोकेमोन को वापस नहीं बुलाया जाता, टाउंट के प्रभाव में एक पोकेमोन को स्टेटस मूव्स का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। भले ही आप साइकिक टाइप पोकेमोन हो, फिर भी कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। इसका संबंध सबरीना से हो सकता है। एक मानसिक शक्ति वाली होने के नाते सबरीना के पास ऐसी विशेष क्षमताएं हैं जो आम मानसिक शक्तियों वालों के पास नहीं होती। हो सकता है उसने अलाकाज़म को टाउंट की पाबंदियों को तोड़ने में मदद की हो। ब्रॉ ने सोच विचार करते हुए अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, एलीट 4 लेवल के पोकेमोन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि अगर चैंपियन लेवल के पोकेमोन पर भी ताना मारा जाता है तो उसे आज्ञाकारी रूप से अपने स्टेटस मूव्स को सील करवाना ही पड़ता है। अलाकाज़म के टेलीपोर्ट का इस्तेमाल कर पाने का कारण शायद बाहरी प्रभाव था। ऐश ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ब्रॉ ने जरूर दिया था। सबरीना की आंखों में चमकती नीली रोशनी, यह एक ऐसी विशेषता थी जो संभवतः तभी प्रकट होती थी जब सबरीना शक्तिशाली मानसिक शक्तियों का उपयोग करती थी, इसलिए स्थिति शायद वैसी ही थी जैसा उसने अनुमान लगाया था। गेंगर, कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करो। मैदान पर ऐश ने अलाकाज़म के जमीन पर गिरने का फायदा उठाया और सीधे गेंगर से कंफ्यूज रे का इस्तेमाल करवाकर अलाकाज़म को भ्रमित अवस्था में डाल दिया। भ्रम की स्थिति में प्रवेश करने के बाद वह सम्मोहन का उपयोग कर सकता था। जब तक ये दोनों कौशल सफल होते, इस लड़ाई में जीत लगभग निश्चित थी। टैक्टिकल ऐश ने यही कहा था, जितने भी स्टेटस इफेक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें एक साथ इस्तेमाल करें। चाहे वो जहर हो, लकवा हो, भ्रम हो या नींद, जो भी हो सके इस्तेमाल करें। असामान्य स्टेटस इफेक्ट्स उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ाई जीतने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं। जैसे ही ऐश की आवाज़ खत्म हुई,
गेंगर की आंखों से एक अजीब, अव्यवस्थित प्रकाश की किरण निकली और सीधे अलाकाज़म से टकरा गई। अलाकाज़म अभी अभी क्षति के प्रभाव से उबर ही रहा था कि तभी उस पर कन्फ्यूज रे का हमला हो गया। कन्फ्यूज रे के वार होते ही अलाकाज़म की दोनों आंखें तुरंत घूमने लगीं। अलाकाज़म जैसे अप्रत्याशित पोकेमोन के लिए भ्रमित अवस्था में कई कौशल अनियमित हो जाएंगे, चालों का उसका उपयोग गड़बड़ हो जाएगा और वह प्रशिक्षक के आदेशों को सुनने में सक्षम नहीं होगा। शाबाश गेंगर, सम्मोहन का प्रयोग करो। कन्फ्यूज रे को लगातार लगते देख ऐश ने उत्साह से उंगलियां चटकाईं और फिर गेंगर को सम्मोहन का प्रयोग करने का आदेश दिया। नींद और भ्रम एक साथ मौजूद हो सकते हैं। जब तक सम्मोहन का असर होता है, इस लड़ाई में जीत लगभग तय थी। अलाकाज़म के भ्रमित होने के बाद सबरीना की आंखों में एक और नीली रोशनी चमकी। अगले ही पल अलाकाज़म की घूमती हुई आंखें साफ हो गईं और उसने तुरंत टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके अपनी जगह से गायब हो गया। गेंगर के हाथ अभी भी सम्मोहन करने के लिए चल रहे थे, लेकिन अचानक ही विरोधी गायब हो गया। इस बार सबरीना की हरकतें ऐश की ऑरा पावर द्वारा कैद कर ली गईं। मैं सोच रहा था कि टाउंट अचानक काम करना क्यों बंद कर दिया। पता चला कि यह सब तुम्हारी ही करतूत थी। तुमने अभी अभी टाउंट और अलाकाज़म के भ्रम को दूर करने के लिए मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया है ना? ऐश ने सबरीना से जोर से पूछा। सबरीना की मानसिक शक्ति वास्तव में एक त्रुटि थी। सामान्य मानसिक शक्तियों में इस तरह का कार्य कैसे हो सकता है? मनुष्यों में मानसिक शक्तियों से संपन्न लोग पहले से ही एक छोटी अल्पसंख्यक आबादी हैं, और वे लोग जिनकी मानसिक शक्तियां विभिन्न विचित्र कार्यों का उपयोग करने के स्तर तक पहुंच सकती हैं, वे और भी छोटी अल्पसंख्यक आबादी हैं। कुछ पोकेमोन की तरह अधिकतम सीमा तक आप कन्फ्यूजन या टेलीपोर्ट का ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबरीना अलग थी। उसने अभी जो कुछ दिखाया था, पोकेमोन को विकसित या अवनति करना, स्टेटस मूव प्रतिबंधों को तोड़ना, ये ऐसी चीजें थीं जो एक साधारण साइकिक अपने पूरे जीवन में भी हासिल नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति सचमुच सनकी है। सबरीना के चेहरे पर एक पल के लिए भाव उभरे और उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा किया? एक प्रशिक्षक की क्षमता भी युद्ध में प्रयोग का एक हिस्सा होती है। मैंने सीधे लड़ाई में भाग नहीं लिया, इसलिए मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। इसके अलावा, क्या आप स्वयं एक विशेष क्षमता के उपयोगकर्ता नहीं हैं? आपने अभी अभी अपने शरीर के भीतर उस विशेष शक्ति का उपयोग किया था, है ना? अन्यथा, आप अलाकाज़म के उतरने के स्थान को पहले से कैसे देख सकते थे? एक मानसिक शक्ति वाली महिला होने के नाते, सबरीना ने ऐश में उस विसंगति को उसी क्षण भांप लिया था जब उसने सैफ्रॉन सिटी में कदम रखा था। बचपन से ही एक राक्षस की तरह व्यवहार की जाने वाली उस लड़की ने पहली बार अपने जैसी किसी दूसरी असामान्य शख्सियत को देखा था। यही कारण था कि सबरीना ऐश के प्रति इतनी दीवानी थी। वह अपने जैसी ही किसी अनोखी शख्सियत से मिलने के लिए तरस रही थी। जिम में प्रशिक्षु जिम छात्रों को वास्तव में सबरीना द्वारा अपने जैसे असाधारण लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन परिणामों ने उसे बहुत निराश किया था। उनमें से सबसे प्रतिभाशाली भी अधिकतम थोड़ी बहुत मानसिक शक्ति ही सीख पाते थे। चम्मच मोड़ पाना ही उनकी सीमा थी। ऐश में अपार शक्ति का आभास होते ही सबरीना ने तुरंत अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। ऐश के सैफ्रॉन जिम को चुनौती देने आने और उसके स्वयं के अस्तित्व के उजागर होने की जानकारी मिलने के बाद ही उसने अपनी दृष्टि हटाई। ऐश के आगमन और उसके द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने सबरीना को उसके प्रति और भी अधिक आकर्षित कर दिया। पहले, हालांकि हारने के बाद चुनौती देने वालों को गुड़िया में बदल दिया जाता था और सबरीना के साथ एक हताश भागने का खेल खेलने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ भय और मनोवैज्ञानिक आघात झेलने के बाद रिहा कर दिया जाता था, जो कि ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह से अधिक नहीं होता था। लेकिन अगर वह ऐश होता जब तक वह हारता, सबरीना उसे हमेशा के लिए अपने पास रखती, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी मां को एक गुड़िया में बदल दिया था। इस समय, हालांकि सबरीना के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था और वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन उसका दिल पहले से ही पूरी तरह से बेचैन था। सबरीना की बातों पर ऐश ने अनन्य भाव से अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह ऑरा पावर का उपयोग करके सबरीना की मानसिक शक्ति की दिशा का अवलोकन कर सकता था, और सबरीना स्वाभाविक रूप से मानसिक शक्ति का उपयोग करके उसकी ऑरा का अवलोकन कर सकती थी। हालांकि, उसकी आभा की सहायक क्षमताओं की तुलना में सबरीना की मानसिक सहायता बहुत ही कमजोर थी। अगर वह अपने पोकेमोन को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए ऑरा का उपयोग करना चाहता था, तो उसे ऑरा फ्यूजन अवस्था में प्रवेश करना होगा, और ऑरा फ्यूजन के लिए एक निश्चित स्तर की मित्रता या यूं कहें कि एक बंधन की आवश्यकता होती है। बंधन जितना गहरा होगा, ऑरा फ्यूजन की शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। फिलहाल, गैंगर को छोड़कर ऐश के सभी पोकेमोन उसके साथ ऑरा फ्यूजन कर सकते हैं। आखिरकार, सभी ने उसके सामने आत्मसमर्पण करने से पहले कुछ खास परिस्थितियों का सामना किया था, और वे काफी समय से साथ थे। अंतर केवल इतना था कि सम्लन की मात्रा में भिन्नता थी। लेकिन गेंगर के साथ उसने वास्तव में कभी भी ऑरा फ्यूजन की कोशिश नहीं की थी, और उसे नहीं पता था कि फ्यूजन सफल होगा या नहीं। यही कारण था कि ऐश ने सबरीना के धोखा देने के बारे में जानने के तुरंत बाद धोखा नहीं दिया था। हालांकि,
अब जब ऐश ने सबरीना के धोखाधड़ी के तरीके का पर्दाफाश कर दिया था, तो सबरीना ने इसे पूरी तरह से छिपाना बंद कर दिया। उसने सीधे अपनी मानसिक शक्ति का चरम उपयोग किया और अलाकाज़म का स्तर तुरंत एलीट 4 के शिखर पर पहुंच गया। धिक्कार है, उसने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब अलाकाज़म का स्तर गेंगर से एक स्तर ऊपर था और सबरीना की मानसिक शक्ति के संवर्धन के तहत इसके विशेष हमले के आंकड़े गेंगर के स्तर के बहुत करीब थे। गेंगर को अब किसी भी क्षेत्र में कोई फायदा नहीं रह गया था। कोई और रास्ता नहीं है, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। गेंगर, अगर तुम्हें बाद में कोई शक्ति महसूस हो तो उसका विरोध मत करना, उसे स्वीकार करने की कोशिश करो। गेंगर के मन में कई सवाल थे, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐश किस बारे में बात कर रहा है। ऐश के पास गेंगर को समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं था, ऑरा फ्यूजन का बस एक ही मौका था। एक बार विरोधी हमला शुरू कर देता तो गेंगर से अपना ऑरा जोड़ने का कोई और मौका नहीं बचता। ऐश की आंखों में एक गहरी नीली रोशनी चमक उठी और उसके शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति का प्रवाह उमड़ आया। अगले ही पल गेंगर ने अपने शरीर में एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार होते हुए महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जो उसके भीतर मौजूद शक्ति के साथ विलीन होने की कोशिश कर रही थी। ये शक्ति, ऑरा पावर, शाबाश, अभी भी तुम्हारे पास ये शक्ति बाकी थी। गेंगर ने ऑरा पावर को अपने शरीर में ग्रहण करते हुए उत्साहपूर्ण भाव दिखाया। पल भर में उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई और उसने ऑरा से संबंधित चमत्कारी प्रभावों को भी महसूस किया। उदाहरण के लिए, अलाकाज़म का ठिकाना अंधेरी रात में एक तेज रोशनी की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। अब चाहे अलाकाज़म टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करे या किसी अन्य विघटनकारी चाल का, उसकी नज़र से बचना असंभव था। ये पता लगाने की क्षमता, छी, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम उस आदमी के उतरने की जगह को पहले ही एक बार में ढूंढ पाए, ये तो लगभग धोखा है। तुमने उस समय भी मेरे हमलों का अनुमान लगाने के लिए इसी कौशल का इस्तेमाल किया था, है ना? गेंगर ने आश्चर्य से कहा। ऑरा फ्यूजन सफलता। जब ऐश ने खुद और गेंगर के बीच एक अजीब सा जुड़ाव महसूस किया तो उसने आखिरकार राहत की सांस ली। पहला ऑरा फ्यूजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह एक ऐसा काम था जो पिज़्जियोटो और बटरफ्री उस समय नहीं कर सकते थे। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गेंगर की भावनाएं उसके लिए वास्तव में इतनी गहरी थीं, यहाँ तक कि सम्मिलन करने के स्तर तक पहुँच गईं। ऐसा लगता है कि भावनाओं को गहरा करने के लिए शारीरिक झड़पें वास्तव में आवश्यक हैं। ऑरा फ्यूजन की शर्तें वास्तव में काफ़ी कठिन हैं। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच गहरी भावनाएं, या यूं कहें कि एक मजबूत बंधन होना आवश्यक है, या शायद आपसी मान्यता का उच्च स्तर। ऐश की तरफ से तो कोई समस्या ही नहीं है। उसने जितने भी पोकेमोन पकड़े हैं, चाहे वो पहली बार मिला हो, अगर वो खतरे में हो तो वो उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देगा। यही तो ऐश का स्वभाव है। समस्या सिर्फ पोकेमोन की तरफ से है। यदि उनकी आत्मीयता या पहचान औसत दर्जे की है तो ऑरा फ्यूजन असंभव है। पिज़्जियोटो और बटरफ्री इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। हालांकि वे दोनों अंततः बाद में इसे हासिल करने में सक्षम हो गए, लेकिन मिलेनियम गैस्टली को हाल ही में पकड़ा गया था और वह ऐश के साथ एक दिन भी नहीं रहा था। ऐश ने वास्तव में इस लड़ाई के दौरान ऑरा फ्यूजन का उपयोग करने के बारे में सोचा भी नहीं था। आखिरकार पिज़्जियोटो और बटरफ्री भी पहले असफल हो गए थे, तो गैस्टली का क्या होगा? हालांकि परिणाम अप्रत्याशित था। सम्मिलन का स्तर कम होने के बावजूद ये सफल रहा और गेंगर की अपनी शक्तिशाली सहनशक्ति के कारण ये कम सम्मिलन स्तर पर भी काफ़ी मात्रा में आभा ग्रहण कर सकता था। अब गेंगर का स्तर सीधे एलीट 4 स्तर के शिखर पर पहुंच गया था, जिससे वह अलाकाज़म के बराबर आ गया था। बाकी सब कुछ उनके संबंधित प्रशिक्षकों के कौशल पर निर्भर करता था। जैसा कि उम्मीद थी, कड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत ही किसी पोकेमोन की पहचान दिला सकती है। तुम क्या बात कर रहे हो? गेंगर के मन में कई सवाल थे। कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रहा हूँ। ये लो, गेंगर आ रहा है, ऐश ने पूरी एकाग्रता से कहा और अपना ध्यान वापस लड़ाई पर केंद्रित कर लिया। गेंगर ने भी अपनी भ्रम की स्थिति को दबाकर इस नई शक्ति से खुद को परिचित करना शुरू कर दिया। सबरीना की तरफ से अलाकाज़म अचानक बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। अगले ही पल वह गेंगर के पीछे प्रकट हुआ और उसने जोरदार साइशॉक का इस्तेमाल किया। गहरे नीले रंग की मानसिक ऊर्जा प्रकट हुई और मानो गेंगर के शरीर से टकराने ही वाली थी। इसके बजाय गेंगर ने सीधे एक हाथ से शैडो बॉल को संघनित किया और उसे पीछे की ओर जोरदार तरीके से मारा, मानो उसने उस चाल का पूर्वाभास कर लिया हो। धमाका! शैडो बॉल और साइशॉक आपस में टकरा गए, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ और चारों दिशाओं में तेज हवा चलने लगी। मैदान में धुआं छाया हुआ था, लेकिन युद्ध की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। एक के बाद एक जोरदार धमाके हो रहे थे। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी मौखिक आदेश नहीं दिए थे, फिर भी उनके पोकेमोन पहले से कहीं अधिक तीव्र लड़ाई में लगे हुए थे। युद्ध के बाद उत्पन्न झटके ऑरा द्वारा निर्मित अवरोध से टकराए, लेकिन वे केवल मामूली हलचल ही पैदा कर सके। हालांकि उनकी लड़ाई के कारण अखाड़े की जमीन गड्ढेदार और ऊबड़ खाबड़ हो गई थी।
अगर ऐश ने अपनी आभा का इस्तेमाल करके पूरे मैदान को ढक न लिया होता तो सैफ्रॉन जिम शायद अब तक ध्वस्त हो चुका होता। ऐश और सबरीना ने कोई आदेश नहीं दिया है, तो फिर गेंगर और अलाकाज़म इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? मिस्टी थोड़ी उलझन में थी। क्या यह अभी भी पोकेमोन की लड़ाई थी? ये सब किस ओर जा रहा था? प्रशिक्षक चुप थे, फिर भी पोकेमोन हमले के मौके तलाश रहे थे, जबकि प्रशिक्षक खुद बेहद गंभीर दिख रहे थे। क्या ये विशेष क्षमताओं वाले पोकेमोनों के बीच द्वंद्व युद्ध था? ये टेलीपैथी होनी चाहिए। टेलीपैथी मानसिक शक्ति का एक अनुप्रयोग है। कुछ पोकेमोन जो टेलीपैथी का उपयोग कर सकते हैं, वे मनुष्यों के साथ सीधे उनके मन में संवाद भी कर सकते हैं। ऐश और सबरीना निश्चित रूप से टेलीपैथी का उपयोग करके गेंगर और अलाकाज़म के साथ सीधे उनके हृदय में संवाद कर रहे होंगे। इस तरह के आदेश देने की गति मौखिक आदेशों से कहीं अधिक तेज होती है। अगर सबरीना का प्रतिद्वंदी ऐश न होता, या अगर ऐश का प्रतिद्वंदी सबरीना न होती, तो शायद लड़ाई बहुत पहले ही एक तरफ झुक गई होती, ब्रॉ ने भावुक होकर आह भरते हुए समझाया। विशेष क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं से वास्तव में केवल अन्य विशेष क्षमताओं वाले उपयोगकर्ता ही निपट सकते हैं। या तो प्रतिद्वंदी को पोकेमोन के इस्तेमाल में कहीं अधिक मजबूत होना चाहिए, अन्यथा जब एक पक्ष दूसरे के आदेशों को सुन सकता है जबकि दूसरा पक्ष पोकेमोन की गतिविधियों पर भरोसा करते हुए हमले का अनुमान लगाकर लड़ रहा हो, तो क्या ये स्पष्ट नहीं है कि किसका पलड़ा भारी है? लेकिन ब्रॉ को सबसे ज्यादा भावुक करने वाली बात ऐश थी। दूसरों के लिए मानसिक शक्तियों के साथ टेलीपैथी का इस्तेमाल करना एक बात थी, लेकिन आपकी ऑरा पावर भी टेलीपैथी कैसे कर सकती है? अवरोध, हमले, पुनर्प्राप्ति, पहचान, पोकेमोन की शक्ति बढ़ाना और अब टेलीपैथी को जोड़ना। आप इसे ऑरा पावर लिख रहे हैं, लेकिन इसे सर्वशक्तिमान शक्ति के रूप में पढ़ना है ना? ज्यादा मजाक मत करो। मैदान पर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई और भी तीव्र हो गई। अब ये लड़ाई केवल पोकेमोन की ताकत की प्रतियोगिता नहीं रह गई थी, बल्कि प्रशिक्षकों की अपनी शक्ति की भी प्रतियोगिता बन गई थी। आभा शक्ति बनाम मानसिक शक्ति। दुर्भाग्यवश ये सही मायने में प्रशिक्षक बनाम प्रशिक्षक का द्वंद्व नहीं था। अगर प्रशिक्षक एक साथ मैदान में उतरते तो सबरीना की शक्ति के सामने शायद वह ऐश के एक ही वार का सामना नहीं कर पाती। नियमों ने सबरीना को बचा लिया। गेंगर, थंडर वेव का इस्तेमाल करो। धुएं से भरे मैदान में प्रतिद्वंद्वी को नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, लेकिन उनके लिए यह बाधा कुछ भी नहीं थी। दोनों प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को स्पष्ट रूप से भांप सकते थे। इसके अलावा दोनों संवाद करने के लिए टेलीपैथी का उपयोग कर रहे थे, जिससे मैदान पर पोकेमोन की प्रतिक्रियाएं और भी तेज हो गईं। लेकिन यह वास्तव में सबरीना के लिए कुछ हद तक नुकसानदायक साबित हुआ। वह हमेशा से ही इस लगभग धोखे जैसी आदेश देने की तकनीक का इस्तेमाल करने में माहिर थी। दूसरे उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते थे, लेकिन वह उनकी आवाज़ सुन सकती थी, जिससे वह उनकी हरकतों का अंदाज़ा लगा सकती थी। लेकिन अब वह ऐश के आदेश नहीं सुन पा रही थी और धुएं के कारण वह केवल गेंगर के स्थान का पता लगा सकती थी, ये जाने बिना कि वह किस कौशल का उपयोग कर रहा था। अब सारा मामला इस बात पर निर्भर था कि किसकी भविष्यवाणियां अधिक सटीक थीं। गेंगर अत्यंत गति से आगे बढ़ा और अलाकाज़म के सामने आ पहुंचा। उसके हाथों से बिजली निकली और सुनहरी चिंगारियां अलाकाज़म के शरीर से चिपक गईं। उसे लकवाग्रस्त अवस्था में डाल देना। अलाकाज़म से जुड़ी सबरीना ने तुरंत इसका असर महसूस किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके स्थिति को तुरंत ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं रहा। पिछली दो स्थितियां, ताना और भ्रम, दोनों का प्रभाव मन पर था। इस बार पक्षाघात का प्रभाव शरीर पर पड़ा। पक्षाघात की स्थिति को दूर करने के लिए उसे मानसिक शक्ति का उपयोग करके अलाकाज़म के शरीर से विद्युत प्रवाह को बाहर निकालना पड़ा, जो कि एक पल में नहीं किया जा सकता था। और ऐश स्वाभाविक रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देने वाला था। गेंगर, शैडो बॉल। गेंगर ने एक हाथ से शैडो बॉल बनाए और उसे अलाकाज़म के सिर पर जोर से मारा। बूम! मैदान में एक और गर्जना सुनाई दी। मैदान के बाहर सबरीना ने दबी हुई कराह निकाली।